So how was the overall experience of Meghalaya for you? मेरे को ऐसा लग रहा था मैं फॉरेन में हूँ, मैं इंडिया में हूँ, पर मेरे को फॉरेनर वाली फीलिंग आ रही थी वहाँ पे। जिस जगह का नाम ही बादलों का घर हो, क्या ही होगा उस जगह पे। What is a matriarchal society and मेघालय में वो कैसे फंक्शन कर रही है? मैट्रियार्कल सोसाइटी बेसिकली होता है वुमेन डोमिनेंट सोसाइटी। जो भी ऐसा सोचता है कि मेरे को लाइफ में कुछ नहीं करना है, घर के काम करने हैं, बर्तन धोने हैं, उसकी बीवी उसके लिए कमाए, तो आप लोग जा सकते हैं मेघालय। एक सुसाइडल स्टोरी है वहाँ की कि किसी फीमेल ने सुसाइड करा था कहीं पे। सो व्हाट इज दैट प्लेस कॉल्ड? इट्स नौकालिकाई वाटरफॉल। तो नौकालिकाई वाटरफॉल इज़ दी वन ऑफ द मेन वाटरफॉल है इंडिया की, क्योंकि वो एशियाज़ हाईएस्ट वाटरफॉल है और वर्ल्ड 4th हाईएस्ट वाटरफॉल है। हाउ आर दे ट्रीटिंग द टूरिस्ट ओवर देयर? आई एम गेसिंग कि तेरे को गेस करना पड़ रहा है, तेरे को सोचना पड़ रहा है इस बात पे कि वो टूरिज्म फ्रेंडली है या नहीं। सो देयर माइट बी द आंसर इज नो। Hello G, welcome to Light Travels podcast. So today's podcast is going to be a very special episode because इस पॉडकास्ट में आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो सिर्फ मेरे बचपन के दोस्त ही नहीं बल्कि इलाही ट्रैवल्स के को-फाउंडर भी हैं। वैसे बनना तो इन जनाब को क्रिकेटर था, बट शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ही इज़ अ ट्रैवल एंथुजियास्ट एंड रिसेंटली ही हैज़ बिन ऑन हिज पर्सनल ट्रिप टू मेघालय। एंड जब हमने इनसे पूछा कि कुछ कहानियाँ शेयर करें मेघालय के बारे में, तो भाई साहब का जवाब था कि यहाँ नहीं, पॉडकास्ट पे बताऊँगा। सो आज का जो एपिसोड है वो इसलिए स्पेशल है बिकॉज टुडे ही इज़ गोइंग टू share his experiences that he had in Meghalaya, and the episode is particularly centered about his the stories of Meghalaya from his lens. So I hope you will enjoy this episode and share it with your friends. To stay tuned, please make sure you subscribe to the channel. Hi Niranjan, welcome back to the show. Thank you bro, thank you. Happy to be welcome back. Happy to be back, sorry. Okay, it's always great to have you on the show. And throughout this timeline, since our last podcast, you were in Meghalaya. And हम सबको पता है भाई कि जो stories आप share कर रहे थे, it was just amazing, the places that you were showing. But I'm more interested in the backstory that you shared with me off the camera about the matriarchal society in Meghalaya. So let's take a deeper look into that. So first of all, what is a matriarchal society and मेघालय में वो कैसे फंक्शन कर रही है? ठीक है। सो मैट्रियार्कल सोसाइटी से पहले मैं लोगों को थोड़ा बैकग्राउंड स्टोरी बता देता हूँ। लोगों ने स्टोरीज़ वगैरह देखी होगी मेरी, तो जो स्टोरीज़ थी वो बिल्कुल उसका अपोजिट रहा था। मेरे साथ तो जो दिखता है ऐसा होता नहीं है, ऐसा जो कहा जाता है वो सच है भाई। ठीक है, स्टोरीज़ में डाल रहा था, मेरे को पता है मैं कैसे डाल रहा था वो। तो उससे पहले काफ़ी कुछ हुआ था। बेसिकली पहले 2 दिन हुआ था जो मतलब काफ़ी मेरे को फेस करना पड़ा था। सिर्फ मेरे को ही नहीं, मतलब मेरे को और आशु को, धन भाई तो क्या ही वहाँ के लोकल थे, मेरे को और आशु को काफ़ी कुछ फेस करना पड़ा मेघालय में। वो भी हम चलते चलते बताएंगे, ठीक है, क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। बट ऐसा नहीं, ऑब्वियसली हमने इन्जॉय करा गाइस। जो स्टोरीज हम डाल रहे थे, हंस के डाल रहे थे, वो इन्जॉय भी कर रहे थे। हो सकता है उससे पहले हमको थोड़ा कुछ फेस करना पड़ा होगा, तो आपको पता चलेगा विद दी कन्वर्सेशन। अब मैं बता देता हूँ मैट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब मीनिंग क्या होता है और अभी मेघालय में ऐसा क्यों कहा जाता है। तो मैट्रियार्कल सोसाइटी बेसिकली होता है वुमेन डोमिनेंट सोसाइटी। ओके, तो जैसा मतलब काफ़ी लोग बात करते हैं कि काश मेरे साथ ऐसा हो कि मैं घर के काम करूं और मेरी बीवी कमा रही हो, ऐसी लाइफ चाहिए मेरे को। तो गाइस जो भी ऐसा सोचता है कि मेरे को लाइफ में कुछ नहीं करना है, घर के काम करने हैं, बर्तन धोने हैं और उसकी बीवी उसके लिए कमाए, तो आप लोग जा सकते हैं मेघालय। फ्लाइट भी काफ़ी सस्ती है, स्पाइस जेट की करवा सकते हो आप। तो स्पाइस जेट की भी स्टोरी है, इसलिए मैंने स्पाइस जेट मेंशन करा है। तो मैं बता देता हूँ, हिस्टोरिकली मेरे को मतलब बहुत कम पता है, डीप नॉलेज की अगर बात करोगे तो काफ़ी कम पता है। जो ऊपर से मैंने सुना है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जस्ट शेयर योर तो एक्सपीरियंस। एक तो हिस्टोरिकली ऐसा कहा जाता है कि जब मेघालय में मतलब जब राजतंत्र चलता था, किंगडम का टाइम होता था, तो जब राजा लोग जो थे जब वॉर्स पे जाते थे, तो वो अपनी वाइफ्स को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के जाते थे कि अब जो भी किंगडम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको संभालनी है। क्योंकि जो वॉर्स वगैरह होती थी उस टाइम पे काफ़ी लंबी चला करती थी, महीने 2 महीने। तो वहाँ से जब वुमेंस ने
रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी स्टार्ट करी तो वो एक तरह से मतलब उनका मतलब आदत बन गई। और एक टाइम के बाद फिर सोसाइटी में ऐसा हो गया जब राजतंत्र ख़त्म हुआ और जब पॉलिटिकल आ गई, लाइफस्टाइल Democracy जब आ चेंज हो गई वहाँ पे, तो अब ऐसा होता है कि जैसा लोग सोचते हैं कि अब यहाँ पे यूजुअली क्या होता है, शादी में एक बारात लड़का लेके जाता है, शादी करता है, लड़की को वापस घर लेके आता है, ठीक है, लड़की को अपना नाम चेंज करना पड़ता है, जो लड़के का सरनेम है वो लड़की के पीछे लग जाता है, लड़का काम कर रहा है। अब मतलब ऐसा नहीं कि लड़की भी घर के काम कर रही है और लड़का सिर्फ काम कर रहा है, दोनों काम करते हैं आज के ज़माने में। बट मोस्टली मतलब ऐसा होता था पहले के टाइम पे कि लड़का जो है लिविंग देख रहा है ना, घर का कमाना, और जो लड़की है घर के बर्तन वगैरह धो रही है। पर यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट है, आप कह सकते हो। वुमेन डोमिनेट सोसाइटी है मेघालय की, चाहे वो खासी हिल्स हो चाहे वो जयंती हिल्स हो। मेघालय में बेसिकली 3 हिल्स है जो मेनली है, एक है खासी सॉरी हिल्स, 3 क्या है? 3 हिल्स, 3 हिल्स है। हाँ, तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है मेघालय। ओके। तो जो मेन पार्ट है वो है खासी हिल्स का, जो ज़्यादा एरिया कवर करता है। फिर जो छोटे छोटे एरियाज़ हैं, जो साइड के एरियाज़ हैं, वो एक है गारू हिल्स, एक है जयंती हिल्स। दीज आर ट्राइब्स, ट्राइब्स कह सकते हो। सो द हिल्स आर ऑफ द ट्राइब्स। क्योंकि उसी के नाम पे उनको ट्राइब्स का नाम दे दिया गया है। जैसे खासी हिल्स है तो वहाँ पे जो ट्राइब रहती है उसका नाम खासी है, खासी ट्राइब है, और लैंग्वेज भी खासी है उनकी, तो उसी के ऊपर नाम दे दिया गया है। तो पूरे मेघालय में कहूँगा कि जो सोसाइटी है वो फीमेल डोमिनेंट है। तो शादी के बाद होता ही है, जो लड़का होता है वो घर जमाई बन जाता है। वो घर जमाई बन जाता है। ओके, मतलब दे हैव टू हाँ। लीव देयर होम। तो लड़की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है घर चलाने की, वो अर्निंग करती है, जो भी मतलब कोई भी सोर्स हो, फार्मिंग हो, बिजनेस हो, तो वो लड़की करती है मेनली। अब ऐसा नहीं है कि मतलब हाँ अब जो लड़का शादी करके जा रहा है वो बर्तन ही धो रहा है, अब ऐसा भी नहीं है प्रॉपर। ऑब्वियसली लड़का भी कर सकता है, वो उसके ऊपर है। बट होता ही है कि शादी के बाद लड़का घर जमाई बन जाता है, वो लड़की के घर में रह रहा होता है और उसका जो सरनेम होता है वो लड़की के ऊपर हो जाता है। सो जैसे कि पेट्रियार्कल एक सोसाइटी होती है जिसके हाँ। अंदर मेल डोमिनेंट। पैट्रिकल मतलब तू कह सकता है ऑल ओवर इंडिया, और मेघालय डिफरेंट है। ओके, नाइस। पर लड़कों की ड्रीम की जगह है वो, आलसी लड़कों की, आलसी लड़कों की, हमारे जैसे लोगों की नहीं। आई थिंक दैट इज समथिंग दैट रेस्ट ऑफ द इंडिया कैन लर्न फ्रॉम मेघालय, हाँ कह सकते हैं। और द पेट्रियार्कल सोसाइटी कैन लर्न फ्रॉम मेघालय, Exactly. और रादर द आइडियल सिचुएशन वुड बी टू कीप इट बैलेंस्ड, राइट? कि आफ्टर मैरिज, मतलब मेरे घर पे भी डिस्कशन आजकल चल रहा है मैरिज का, तो दे हैव दिस आइडिया कि सब कहीं चल रहा होगा, हमारी एज में तो स्टार्ट हो ही जाता है। तेरा तो 24, जल्दी हो भी 25 जाएगी भाई। ये So- पार्ट काट देना यार। So basically, they have this idea कि once you are eligible for the marriage, the boy, जैसे लड़की घर छोड़ती है वैसे लड़के को भी घर छोड़ के दोनों को साथ में घर लेके वहाँ पे सेटल होना चाहिए, and they should be starting their own family over there. चलिए तो पर्सनल चॉइस हो तो गई। हाँ, मतलब that would be the ideal, क्या बोलेंगे उसको, एक ideal society. अगर which- मतलब हाँ चल मतलब अगर बैलेंस्ड रखना है फिर तो चलो ऑब्वियसली ना यहाँ की ना यहाँ की, यहाँ की हो गई बीच की। Right. Cool. So I think this was one of the experience that you have shared or we have discussed backstage. And since you have come back from Meghalaya, तो हमने इतना डिस्कशन जानबूझ के नहीं करा था, हाँ, क्योंकि हम यहाँ पे करना चाहते थे वो, तो इसलिए हमने कम बात करी है मेघालय के ऊपर. So let's take a deeper view of the experience side of Meghalaya. So how was the overall experience of Meghalaya for you? समथिंग डिफरेंट दिस टाइम, ये कहूँगा मैं, क्योंकि अभी तक हम जितनी जगह पे गए थे ऑब्वियसली चल मतलब कहीं पे भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती है, एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, ऑल्टीट्यूड चेंज हो जाता है, हवा चेंज हो जाती है ना। बट इस बार ये सब तो चेंज हुआ ही था, इसके साथ साथ मेरे को ऐसा लग रहा था मैं फ़ॉरेन में हूँ, मैं इंडिया में हूँ पर मेरे को फॉरेनर वाली फीलिंग आ रही थी वहाँ पे। तो इसका भी मैं एक्सप्लेन करूँगा ऐसा क्यों लगा मेरे को। बट इससे पहले मैं आ जाता हूँ अपने डे ज़ीरो पे, जब मेरी ट्रिप स्टार्ट हुई थी, क्योंकि मैंने स्टोरी में भी मतलब लोगों को मैं हर एक स्टोरी में मैं कह रहा हूँ, मैं स्टोरी डाल रहा हूँ और लोगों को कहता जा रहा हूँ कि हाँ जो हुआ था मैं आपको बताऊँगा आने वाली स्टोरीज़ में। बट मैंने जानबूझ के नहीं बताया क्योंकि हाँ गाइज़ मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता था यहाँ पे, क्योंकि अच्छा खासा टाइम है स्टोरीज़ में, 60 सेकंड का टाइम मिलता है, क्या ही है ना। तो स्टार्ट करता हूँ डे ज़ीरो से। मेघालय सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, मैं घूमने नहीं गया था मेघालय। अगर लोगों को लग रहा हो मैं घूमने गया था और वहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस करके आया हो, नहीं ऐसा नहीं है।
हमको मेघालय की ट्रिप स्टार्ट करनी थी, तो मैं उसी के ऑपरेशंस के काम से गया हुआ था, जो कि सक्सेसफुल रहा है सक्सेसफुल रहा है। पहले के 2 पार्ट काट देना। सक्सेसफुल रहा है, और मेघालय की ट्रिप्स हमारी अक्टूबर ऑनवर्ड से स्टार्ट होने वाली है होपफुली, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा मेघालय का। तो लेट्स स्टार्ट विद डे 0। हमारा मेघालय का सब कुछ फिक्स हो गया था, हमको मेघालय जाना है। और चलो ऑब्वियसली मतलब अगर हम कहीं पे जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बजट भी एक मतलब रहता है, ध्यान में रखना होता है बजट को। तो बजट को ध्यान में रख के हमने स्पाइस जेट की फ़्लाइट बुक कर ली। ऐसा नहीं कि स्पाइस जेट की फ़्लाइट में मतलब दिक्कत आती है, बट आजकल थोड़ा इशू चल रहा है कि कई बार डिले हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। पर किसको पता था जो फ़्लाइट हमने बुक करी वहीं कैंसिल हो जाएगी। हम फिंगर क्रॉस करके बुक तो कर देते हैं कि नहीं हमारी नहीं होगी, वो 10% होती है तो 10% में हम नहीं आएंगे, हम 90% में रहेंगे। पर हम 10% में थे। हम फ़्लाइट बुक करते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, एयरपोर्ट पे पहुँच जाते हैं हम। T3 से हमारी फ़्लाइट होती है। वहाँ पहुँचते हैं, हमारा बोर्डिंग पास जो होता है हम डिजी यात्रा पे मतलब वो करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट वो डिजी यात्रा में आ ही नहीं रहा होता है। तो हमको लगता है चल थोड़ा ग्लिच होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एयरपोर्ट पे पहुँचे हैं, एयरपोर्ट पे भी हमारी फ़्लाइट है 8 बजे की, हम पहुँचे हैं 7:30। जो सिक्योरिटी गार्ड है वो कह रहा है क्या कर रहे हैं आप लोगों की 8 बजे की फ़्लाइट है, ऐसा क्या कर रखा है अपने लोगों की कि आधे घंटे पहले आ रहे हो आप लोग। मैं बोला यार लेट हो गए ट्रैफिक तक काफ़ी। उसने कहा जल्दी जल्दी जाइए आपकी फ़्लाइट छूट जाएगी। हम भी जल्दीबाजी में चलो मैं गया डिजी यात्रा में, तो हो नहीं पा रहा था। तो घुसते हैं और जाके काउंटर पे पता करते हैं, तो लेडीज़ कहती है कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल है। तो अब सब कुछ प्लान था, तो अब ऐसे टाइम पे फिर ऐसा भी नहीं कि हम वापस आ जाएं घर पे और फिर से प्लान करें, रीप्लान करें। तो हमने सोचा नहीं अब आ गए हैं तो कोई बात नहीं, दूसरी फ़्लाइट चेक करते हैं और निकल जाते हैं। तो उस टाइम पे फिर हम ऑल्टरनेटिव चेक करते हैं। तो इंडिगो की फ़्लाइट होती है जो 9:30 बजे होती है और टाइम होता है हमारे पास। इंडिगो की फ़्लाइट हम बुक कर लेते हैं। उसके बाद होता ही है, इतने ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं हम कि हाँ भाई हम मेघालय जा रहे हैं, हम बढ़ जाते हैं चेक इन की तरफ। अब इस बार डिजी यात्रा में हमारा मतलब सिंक हो जाता है, स्कैनर वगैरह सब आ जाता है। डिजी यात्रा बेसिकली अब डिजिटल मोड है अपना फ़्लाइट में मतलब चेक इन करने का। उसमें आप लोगों को मतलब काउंटर्स पे जाके चेक इन नहीं करना है, डायरेक्टली स्कैनर आ जाता है। डिजी यात्रा का अलग से एक लेन होती है, उससे आप जाओ सीधा अंदर घुस जाते हो। हम जाते हैं, हमारा स्कैन नहीं हो रहा होता है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है स्कैन। डिजी यात्रा पे तो आ गया है। तो फिर डिजी यात्रा वाला बंदा आता है, वो कहता है आपका T2 से है। हम T3 पे हैं और हम इतने ओवर एक्साइटेड हैं कि हमने ये नहीं देखा कि अब जो हमने फ़्लाइट बुक करी है वो कहाँ से है। हम T3 पे मज़े लेते हुए घूम रहे हैं। तो फिर हमको बाहर निकाला जाता है एयरपोर्ट से। बाहर निकाला जाता है मतलब ऐसे धक्के देके नहीं निकाला जाता है ना। वो कहते हैं आप लोगों को T2 पे जाना है तो जल्दी जाइए, आप लोगों का फ़्लाइट का टाइम ही होने वाला है। तो अब उसका अलग प्रोसीजर होता है कि आप लोगों को जाके मतलब जो आपकी पहले वाली फ़्लाइट थी उनके थ्रू आपको बाहर निकलना पड़ेगा कि आपने कैंसिल कराई है और अब आपकी T2 से है। तो वो सब प्रोसीजर होता है। ये मैंने पहली बार करा होता है और आशु का तो अलग ही एक्सपीरियंस हो रहा होता है। फर्स्ट टाइम फ़्लाइट है, इतना कुछ देखने को मिल गया, कैंसिलेशन देखने को मिल गया, T3 से T2 पे जाने को मिल रहा है उसको। तो ये सब एक्सपीरियंस उसके लिए नया था काफ़ी। तो मैंने उसको बोला सही है। Who is Ashu for the audience if you can give the background? हाँ, तो आशु इज़ गाइस बेसिकली हमारा मार्केटिंग टीम का बंदा है जो कि कैमरा, वीडियो और एडिटिंग वगैरह सब देखता है। आप लोग आने वाले टाइम में उसकी वीडियोस, फोटोज़ और ये सब देख पाएंगे कंटेंट बहुत ही जल्दी। ओके आशु। तो हाँ, तो डे 0 में हमारा एक्सपीरियंस ऐसा रहता है। फ़्लाइट हमारी कैंसिल हो जाती है, दूसरी फ़्लाइट करते हैं, हमको T3 से T2 पे जाना पड़ता है। तो इस चक्कर में जो हम शिलांग कह रहा हूँ सॉरी, गुवाहाटी की हमारी फ़्लाइट होती है दिल्ली से। तो हमारा जो एस्टिमेटेड अराइवल होता है स्पाइस जेट का वो 10 बजे होता है। और अब हमारा जो 9:30 की फ़्लाइट है वो हमको पहुँचाती है 12 बजे, बट वो फ़्लाइट 1 घंटा लेट हो जाती है। तो 1 बजे पहुँचते हो आप लोग? तो 10:30 की फ़्लाइट हमारी होती है और हम 1 बजे के आसपास पहुँचते हैं। हमने स्टे भी बुक नहीं कर रखा होता है। ग्रेट। वो मेरा पता नहीं क्या ही है कि मैं प्लान नहीं करता हूँ कुछ, एंड मोमेंट पे सब कुछ डिसाइड करता हूँ। I think you are that kind of a traveler who is spontaneous and मतलब ठीक है, every person have their own traveling style and that is मैं थोड़ा yours. फ्लेक्सिबल रखना ज़्यादा पसंद करता हूँ Right. कि पहले से कुछ प्लान नहीं करना है, कुछ चीज़ें फ्लेक्सिबल रहना। And it is totally opposite when it comes to our clients. एग्जैक्टली। So जब भी हम अपने बारे में बात करते हैं तो we like to travel ऐसे without any planning, but when it comes to our clients or our trips, हमारा काम ही है हाँ, so कि सब कुछ प्री प्लान, पर वो हम अपने लिए नहीं करते and बाकी सब अपने clients के लिए करते हैं. So that is ironic. हिपोक्रेसी नहीं है पर ये। हाँ.
वो बस पर्सनल चॉइस है हमारी। तो हाँ, तो गुवाहाटी हम लेट पहुँचते हैं, तो ऑब्वियसली गुवाहाटी का तो कुछ एक्सपीरियंस कर नहीं पाते हम। तो जैसे ही हम पहुँचते हैं मैं स्टे बुक करता हूँ, मैं पता मतलब एयरपोर्ट पे हमको एक अंकल मिलते हैं। व्हाट वाज योर हाँ जी, अंकल मिलते हैं। एक अंकल मिलते हैं तो वो हमको सजेस्ट कर देते हैं कि एक वीआईपी चौक करके जगह है वहाँ पे, वो एयरपोर्ट से जस्ट 1 किलोमीटर अवे है। तो उन्होंने कहा कि मतलब वहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे इकोनॉमिकल, आप वहाँ पे बुक कर सकते हो। तो वहाँ पे हम एक होम स्टे बुक कर देते हैं। होम स्टे का एक्सपीरियंस भी क्या ही क्या ही था। तो हाँ, वहाँ का एक होम स्टे बुक कर देते हैं हम। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। 1-1:30 बजे वहाँ पहुँचते हैं। तो एक तो वो जगह ही ऐसी है कि यार वहाँ पे 9 बजे 10 बजे के बाद सब कुछ बंद हो जाता है, पर गुवाहाटी फिर भी सिटी है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मतलब सब कुछ खुला होगा, बट गुवाहाटी में भी लास्ट 11 बजे तक सब कुछ खुलता है, उसके बाद बंद हो जाता है। तो हमने डिनर भी नहीं करा होता है। अब हम सोच रहे होते हैं चल ठीक है कोई बात नहीं, पहुँच के कर लेंगे। अब गुवाहाटी में सब कुछ बंद है। होम स्टे पहुँचते हैं तो होम स्टे का ताला लगा होता है। जो आप लोगों ने बुक किया था, हाँ, जो आप लोगों ने बुक किया था वो बंद था। वो बंद था, और हमने वो थर्ड पार्टी वेबसाइट के थ्रू करा था, और वो जो होम स्टे का नंबर था वो भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर ही डाला हुआ था उसमें। तो हम डायरेक्ट कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने फिर सीधा जो थर्ड पार्टी वेबसाइट थी उनसे उनका कांटेक्ट नंबर मांगा, मैंने कॉल करा, मैंने बोला हम आए हुए हैं। तो वो चेक करता है बुकिंग, फिर वो गेट खोलता है। तो इस मतलब पूरे प्रोसीजर में मतलब हमारा 1:30-2 बज जाते हैं। 2 बजे हम चेक इन करते हैं, हम जाते हैं। Sorry to interrupt you, but I think the kind of travel you do or the kind of travel we do is very important for our travelers point of view, because अगर हम ये सारी प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे सो हम समझ नहीं पाएंगे कि अगर एक ट्रैवलर जो है जब वो ट्रैवल करता है ऐसी प्लेसेस में, वो भी ज़्यादा प्लान नहीं कर पाते और काफ़ी हद तक आप कितनी भी रिसर्च कर लो कुछ ना कुछ छूटता ही है, राइट। तो जब हम वो सेम प्रॉब्लम फेस करते हैं सो हम उससे हमें ज्ञात हो जाता है उसका, एंड देन वी आर एबल टू क्रिएट मोर गुड एक्सपीरियंसेस फॉर द पीपल जिनको हम ट्रैवल करने लेके जा रहे हैं। दैट इज़ वन ऑफ द मतलब मेन रीज़न आप तू कह सकता है कि वाई आई डोंट प्लान एनीथिंग। क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है जब कुछ चैलेंज आता है सामने से, क्योंकि जब तक चैलेंज नहीं आएगा, जब तक हम कुछ फेलियर मतलब या फिर एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तब तक हमको क्या पता चलेगा कि हाँ कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो अगर सब कुछ प्लान कर रखोगे, सब कुछ सॉर्टेड ही रहेगा, तो क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा? जो आप मतलब डिसाइड कर रखा है वही मिलेगा। बट जब कुछ प्लान करके नहीं रखोगे तो सामने से कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो हाँ मतलब ऐसी चीज़ें फेस कर सकते हो आप, है ना। तब जब फेस कर लोगे तब ऑब्वियसली मतलब आप किसी के लिए कुछ ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आपको पता रहेगा, अवेयर रहोगे आप कि यहाँ कोई ऐसा कुछ हो सकता है, तो आप बंदे को सामने से समझा सकते हो कि ये चीज़ आप सामने से ना करो, खुद से ना करो, यही है। तो हम पहुँचते हैं 2 बजे। अब वहाँ पे खाना पीना तो हमको मिलता नहीं है, तो पैकेज्ड मतलब जो हमारे पास होता है वो खाते हैं, हम खाते पीते हैं। बट वहाँ पे काफ़ी मच्छर होते हैं। हमारा एसी 17 डिग्री में चल रहा होता है, बट ठंडा नहीं कर रहा होता है रूम। सो वहाँ पे वेदर कैसा था, मतलब वॉज इट रेनी और व्हाट वाज योर फर्स्ट थॉट? क्योंकि आई रिमेंबर यू सेइंग कि यू वर वेरी एक्साइटेड, यू गाइज वर वेरी एक्साइटेड। सो द मोमेंट यू लैंडेड, what was your expectation and what did you found out on the ground? मेघालय अगर हम नाम से ही देखें तो मेघालय का मतलब होता है बादल का घर। Okay. मेघ मतलब अगर संस्कृत या फिर हिंदी में जाएगा तो मेघ का मतलब होता है बादल, और आल्या मतलब घर, धर्मशाला, कुछ ऐसा। तो मेघालय के नाम से ही उसका जो डेफिनेशन है वो सामने आती है कि मेघालय मतलब बादलों का घर। तो जब मैं जाने से पहले मैंने कुछ वीडियोस वगैरह भी देखी थी कि कितनी बारिश वहाँ पे होती है, कैसा वेदर रहता है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ऑब्वियसली मतलब ऐसा था कि हाँ क्लाउडी वेदर होगा, बारिश हो रही होगी। हाँ, जब मैं गुवाहाटी में उतरता हूँ तो मौसम थोड़ा फॉगी था, बट ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा थी। ऑब्वियसली मतलब बारिश की वजह से ह्यूमिडिटी थी, तो इस वजह से हमको गर्मी काफ़ी लगी। जब हम रात को पहुँचते हैं ऑब्वियसली उस टाइम पे तो 1-2 बज रहे थे, तो उस टाइम पे तो वैसे थोड़ा ठंडा रहता है, बट उस टाइम पे भी हमको गर्मी लग रही थी। असली जो एक्सपोजर था हमको मिला नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। गुवाहाटी में हम उठते हैं सुबह, काफ़ी लेट पहुँचते हैं, तो ऑब्वियसली हम थोड़ा लेट उठते हैं, 9-10 बज जाते हैं उठते उठते। तो हमको भूख लगी होती है काफ़ी, क्योंकि हमने लास्ट नाइट डिनर नहीं करा है। तो हम ब्रेकफास्ट के लिए निकलते हैं, पूरा पैकिंग वगैरह करके होटल से चेकआउट करते हैं। बाहर निकलते ही काफ़ी सनी डे था। जो गर्मी हमको वहाँ पे लगी है, वेदर जो होगा वहाँ पे ऑलमोस्ट 31-32 होगा, बट ह्यूमिडिटी की वजह से वो 40 क्रॉस या फिर 50 कह सकता है, ऐसा फील हो रहा था। मतलब खड़ा नहीं हो जा रहा था मेरे से। मैं पूरा इरिटेट हो गया कि मैं यहाँ पे क्यों आ गया हूँ, प्लीज़ यहाँ से लेके चलो मेरे को, ठंडी हवा दो कैसे भी करके। इतना इरिटेट हो गया था मैं।
तो गुवाहाटी जो है, गुवाहाटी तो सिटी है, काफ़ी नीचे की साइड पड़ता है, तो वहाँ पे बारिश वगैरह जो होती है इतनी नहीं होती है जो ऊपर की साइड होती है। ऊपर से वहाँ पे अगर बारिश नहीं हो रही है, हवा नहीं चल रही, तो काफ़ी गर्मी लगती है। अगर वहाँ पे टेम्परेचर 28 से 30 भी है तो काफ़ी गर्म फील होता है वो। तो उस टाइम गर्मी थी, धूप थी, तो काफ़ी गर्म रहा है, काफ़ी गर्मी, मतलब पारा हो गया था मेरा पूरा, इतनी गर्मी थी। अब ऐसे ही जब आप ऊपर बढ़ोगे तो अब डे 1 पे हम आ चुके हैं। तो डे 1 पे हमारा था गुवाहाटी से शिलोंग जाने का प्लान। तो ऑब्वियसली गर्मी काफ़ी थी, तो जल्दीबाजी में हमको जो मिला खाने को, हमने मैगी ऑर्डर करी। और तब तक हमारे धन भाई जो ड्राइवर थे वो आए, और मैंने धन भाई को बोला, धन भाई प्लीज़ एसी ऑन कर। ड्राइवर भाई का नाम था धन भाई। धन ओके। तो पूरे मतलब ट्रिप में उनको मतलब ऐसे मनी करता रहा, धन भाई। तो ऑब्वियसली मतलब वहाँ के नाम भी मतलब काफ़ी डिफरेंट है ना, काफ़ी अच्छे नाम है। मतलब मैं कहूँगा धन, यार कोई कौन सोच सकता है धन। तो नाम प्रोनाउंस मतलब करना इतना आसान नहीं है वहाँ पे, बट इनका नाम जैसे ही मेरे पे ट्रू कॉलर पे आया, मैंने प्रोनाउंस कर लिया था धन। तो जब मैं मिला, और धन भाई कैसे हो, आपके पीछे तो पूरी दुनिया भाग रही है यार, कैसा लगता है आपको। तो उन्होंने वो मतलब काफ़ी मतलब उसी टाइम से मतलब इंटरेक्शन हमारा ऐसा हुआ कि मतलब हाँ काफ़ी मतलब उसी टाइम में हम काफ़ी फ्रेंडली हो गए। और 3-4 दिन की ट्रिप के बाद वो उन्होंने बोला कि ये मेरी पहली ट्रिप थी जब मैं इतना फ्रेंडली हुआ हूँ किसी से। इतने मतलब उनका करियर भी लगा ले 7-8 साल का हो चुका है अभी, मतलब यंग ही है वो। तो उन्होंने बोला 7-8 साल से मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, आप दोनों के साथ मैं काफ़ी फ्रेंडली हुआ हूँ और एक दोस्त की तरह मैंने ये ट्रिप करी है। काफ़ी कनेक्टेड फील हुआ। तो काफ़ी यादें जुड़े हैं यार मेघालय से, भले ही है अच्छी बुरी तो पार्ट होता है, बट काफ़ी यादें जुड़ी है मेरी मेघालय से। तो डे 1 पे हम जाते हैं गुवाहाटी से शिलोंग। और अगर आइटनरी की बात करूँ तो डे 1 में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक उमियम लेक आती है। तो उमियम लेक जो है मैन मेड लेक है, और उसको ब्रिज के थ्रू बनाया गया है, क्योंकि जो बारिश का पानी है वो जब नीचे आता है तो उस पानी को रोक दिया गया है ब्रिज के थ्रू और डैम के थ्रू। तो वहाँ पे मतलब वो लेक जो है काफ़ी बड़ी है, मेरे को देख के लग नहीं रहा था कि मतलब कैसे बना सकता है कोई ये, पर मेरे को धन भाई ने बताया कि यहाँ पे बारिश का पानी जो आता है उसको रोकने के लिए ब्रिज बना दिए गए, ताकि जो पानी है वो बाहर ना जा पाए इस एरिया से, जितने एरिया में वो लेक है। और वो पानी मतलब इतना ऐसा कहा जाता है कि मीठा पानी है, वो पीने लायक पानी है उमियम लेक। दैट प्योर एंड हाँ ऑब्वियसली मतलब बारिश का पानी है तो काफ़ी क्लीन ऑलरेडी रहता है वो। तो और मेघालय का मतलब जो पानी का सोर्स है वो कह सकता है बादल ही है, बारिश का पानी है वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि ग्लेशियर्स वाला सीन है, हिमालयस नहीं है वहाँ पे, है ना, हिमालयस का कुछ वैसा सीन नहीं है ग्लेशियर्स का। बारिश का जो पानी है वो सोर्स है वहाँ पे वाटर्स का, वाटरफॉल हो गया या फिर लेक्स वगैरह हो गई, वहाँ का पानी का सोर्स बादल का पानी। व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ देयर इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़, मतलब इज़ इट टूरिज्म ड्रिवन प्लेस और इज़ इट मतलब एग्रीकल्चर ड्रिवन प्लेस? टूरिज़्म के लिए अभी मैं कहूँगा नॉट येट, है ना। इसी की वजह से मतलब काफ़ी हमको चीज़ें फेस करनी पड़ी, क्योंकि यूजुअली होता ही है जब हम घूमने जाते हैं हिमाचल, लद्दाख, उत्तराखंड, तो यहाँ पे जो मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है लोगों की वो है टूरिज़्म। बट मेघालय में ये बिल्कुल अपोजिट है, मेघालय का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो टूरिज़्म नहीं है, मेनली मतलब जो फार्मिंग है वहाँ का मेन सोर्स है। उसके बाद फिर जो अपना माइंस वगैरह हो गया, कोल माइंस वगैरह हो गई, और फिर जो ये कॉपर पत्थरों में पाया जाता है, तो इसके थ्रू वहाँ पे मतलब काफ़ी अच्छी इनकम जनरेट होती है। टूरिज़्म है जो है मतलब ऑब्वियसली नया तो नहीं कहूँगा, टाइम काफ़ी हो गया है, बट टूरिज़्म उनका मेन सोर्स नहीं है। ऑब्वियसली वहाँ पे अब होटल्स आ रहे हैं, है ना, तो ऑब्वियसली अब थोड़ा थोड़ा ड्राइव हो रहा है टूरिज़्म की तरफ भी, बट अभी मेन सोर्स नहीं है वो टूरिज़्म का। And how are they treating the tourist over there? Is it tourist friendly place, or rather I would say कि if somebody is going to that place, so I'm guessing कि तेरे को guess करना पड़ रहा है, तेरे को सोचना पड़ रहा है इस बात पे कि वो tourism friendly है या नहीं. So there might be the answer is no. So in that case, what are the things that people need to remember while going? गैस नहीं करना पड़ रहा है, मैं सोच रहा था बताऊँ ना बताऊँ लोगों को, क्योंकि हम घुमाने वाले हैं। बट हाँ ऑब्वियसली यार, अगर देख इनकी इनकम जो है प्राइमरी सोर्स टूरिज़्म नहीं है, तो ऑब्वियसली दे डोंट नो अबाउट टूरिज़्म कि एक टूरिज़्म से उनका क्या से क्या हो सकता है। क्योंकि जब हिमाचल के लोग हैं, उत्तराखंड के लोग हैं, लद्दाख के लोग हैं, उनको जब पता चल गया है कि टूरिज़्म कितना अच्छा सोर्स हो सकता है इनकम का, क्योंकि एक टूरिज़्म जो है सिर्फ एक होटल से लेकर या फिर ट्रांसपोर्टेशन तक वहीं तक मतलब लिमिटेड नहीं रहता है। जब कोई बंदा कहीं पर ट्रैवल करने जाता है तो वो रुकता है, तो होटल हो गया, घूमता है गाड़ी के थ्रू, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, खाता पीता है, रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़, इन सब का बिज़नेस हो गया। फिर जब कोई ट्रैवलर्स वगैरह जाते हैं वहाँ पे, तो
सोविनियर्स वगैरह ले जाना पसंद करते हैं वहाँ की कुछ यादों के लिए। तो कपड़े या फिर कोई भी सोविनियर, मतलब कोई भी सामान हो गया, कोई भी गुड्स वगैरह हो गई, शॉपिंग वगैरह की, तो 4-5 सोर्स मतलब ईजिली, मतलब ये तो डायरेक्ट सोर्स हो गया इनकम का टूरिज़्म के थ्रू। तो ये अभी वहाँ के लोगों को नहीं पता है कि हाँ इसके थ्रू भी हम पैसे कमा सकते हैं। ऑब्वियसली अब जब लोग वहाँ पे जा रहे हैं, टूरिज़्म के थ्रू भी पैसा आ रहा है, तो जिन लोगों को पता चल गया है हाँ टूरिस्ट के थ्रू ये फ़ायदे होते हैं हमारे, तो वो ऑब्वियसली टूरिस्ट को मतलब वेलकम करते हैं। बट अगर तू हिमाचल घूमा है, लद्दाख घूमा है, या फिर कोई भी ऐसी जगह घूमा है जैसे राजस्थान हो गया एग्जांपल के लिए, महाराष्ट्र हो गया, जिनको पता है, हाँ जिनको नॉलेज है टूरिज़्म की, वो जो वेलकमिंग कल्चर रहता है उनका, हाँ आइए आइए वेलकम करते हैं, हमको देख के अच्छा लगता है कि हाँ हम राजा हैं यहाँ के, इतना अच्छा वेलकम करते हो। तो ये चीज़ आपको वहाँ नहीं मिलेगी कि हाँ आइए हम आपका स्वागत करने आ रहे हैं। उनका ये है कि हाँ आ जाओ रह लो, वो अभी इतना इंटरेक्ट नहीं करते हैं। ऊपर से मेन रीज़न तो कह सकते हैं वहाँ का लैंग्वेज बैरियर है ना, वहाँ के लोगों को हिंदी हो गई चाहे इंग्लिश हो गई काफ़ी कम आती है। कौन सी भाषा बोली जाती है वहाँ मेनली वहाँ पे 3 हिल्स हैं मेघालय में, जैसे मैंने पहले ही बताया। एक तो खासी हिल्स है जो मेन है वहाँ पे, फिर जयंती और गारो हिल्स हैं। तो खासी हिल्स में जो कम्युनिटी वहाँ पे रहती है उसका नाम खासी है, और उनकी लैंग्वेज का नाम भी खासी है। तो खासी लैंग्वेज मेरे को बिल्कुल नहीं आती है, मैं खुद समझ नहीं पाया क्या कह रहे थे वो लोग, काफ़ी अलग है, काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी हमको राजस्थानी समझ आती है, हिमाचली समझ आ जाती है, बट ये लैंग्वेज मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आई एकदम। तभी मैं कह रहा था कि इंडिया में मेरे को फॉरेन वाली फीलिंग आ रही थी, मैं घूम रहा हूँ, मेरे आसपास क्या हो रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा है। मूवीज़ में होता है ना कि हाँ आप एक जगह खड़े हो और काफ़ी फास्ट चीज़ें मूव कर रही हैं आपके अगल बगल से, तो वैसी फीलिंग आ रही थी मैं पहुँच गया हूँ, इंडिया में ही खड़ा हूँ, बट ऐसा लग रहा है हाँ मैं कहाँ आ गया हूँ। ऐसा था मेरा एक्सपीरियंस वहाँ का। दैट मीन्स इट्स दैट सेक्लूडेड एंड उतना शायद क्योंकि क्या होता है कि जैसे ग्लोबलाइजेशन हो गई, सो द वर्ल्ड इज़ गेटिंग कनेक्टेड एंड एवरीथिंग, तो मे बी दैट इज़ अ प्लेस, और मे बी मेघालय इज़ अ प्लेस जो इतना अभी अभी इतना कनेक्टेड नहीं हुआ है बाहर के लोगों से, क्योंकि देखो ऑब्वियसली हर जगह की अपना अलग कल्चर है, अलग लैंग्वेज है, बट ऐसा नहीं कि वहाँ के लोगों को बाहर के लोगों से बात करनी नहीं आती है। उसका रीज़न यही है कि लोग वहाँ पे गए हैं, उन्होंने मतलब बातचीत करी है, तो विद द टाइम ही ये सब होता है। मेघालय भी मतलब आने वाले टाइम में बहुत ही जल्द वहाँ पे लोग जो हैं आपस में इंटरेक्ट करेंगे, है ना, मैं तो यही होप कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली होगा यार, हम खुद भी वहाँ पे घूमने जाएंगे तो हमारी बॉन्डिंग होने वाली है लोगों से, मेरे को पता है। तो जब बॉन्डिंग होगी तो ऑब्वियसली बॉन्डिंग सिर्फ ऐसी नहीं होती है हाय हाय हाय, हम लोग बातचीत करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, तो ऑब्वियसली या तो हम उनकी लैंग्वेज थोड़ी बहुत जानेंगे या वो जानेंगे। तो जब लैंग्वेज बैरियर हट जाएगा तो अपने आप ही हमारी बातचीत होने लगेगी, वो जब बाहर के लोगों के बारे में जानेंगे उनको भी इंटरेस्ट आएगा कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है, अभी तक तो हमको ही पता है ना उनके बारे में यहाँ पे क्या हो रहा है, लड़कियाँ पैसे कमा रही है, तो उनको भी पता चलेगा बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। तो ऑब्वियसली जब इंटरेक्शन होगा तो काफ़ी चीज़ें फैमिलियर हो जाएंगी लोगों के लिए। as you were telling us your story, as you were sharing your story, and we were on day 2 I guess, day 2 1, yes, day 2. So इसी स्टोरी में मैं पूछना चाहता हूँ कि देर इज़ दिस प्लेस दैट आई हैव हर्ड अबाउट विच इज़ एक सुसाइडल स्टोरी है वहाँ की, कि किसी फीमेल ने सुसाइड करा था कहीं पे। सो व्हाट इज़ दैट प्लेस कॉल्ड, एंड इस पूरी टाइमलाइन में वो कौन से दिन पे आने वाला है पार्ट? सबसे पहले बता देता हूँ प्लेस का नाम क्या है। इट्स नौका लिकाई वाटरफॉल। नौकालिकाई वाटरफॉल, नौका लिकाई, नौका लिकाई वाटरफॉल, ओके। वहाँ का मतलब प्रोनाउंस करने में काफ़ी दिक्कत आने वाली है सभी लोगों को जो पहली बार वहाँ पे जाएंगे। मैं भी अभी नहीं कह रहा कि मेरे को अच्छे से आ गया है, हाँ, बट एक दो जगह के नाम मेरे को खुद पता चल गए हैं तो उसको मैं प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ। तो इस जगह का नाम है नौकालिकाई वाटरफॉल। इसकी स्टोरी मैं बताता हूँ, इससे पहले मैं बता देता हूँ ये कौन से डे में आएगी आइटनरी पे। तो अभी मैं डे 1 पे था जब मैं शिलोंग से आया था, जब मैं गुवाहाटी से शिलोंग आया था। तो डे 1 हमारा शिलोंग में स्टे रहने वाला है। तो पहले दिन हमारी कोई साइट सीइंग नहीं है सच, उमियम लेक है बस। डे 2 पे हम जाने वाले हैं चेरापूंजी। चेरापूंजी में एडवेंचर होने वाला है गाइस वही जगह है ये जो याशी ने बोली थी। तो मेघालय की अगर मैं मेन अट्रैक्शन की बात करूँ तो वो चेरापूंजी ही रहने वाली है, क्योंकि जो मेन साइट सीइंग है वो सारी चेरापूंजी में है ना। तो चेरापूंजी में ही लोगों को वाटरफॉल्स देखने को मिलेगी, केव्स देखने को मिलेंगी, ब्रिज देखने को मिलेगा, सिंगल रूट ब्रिज और डबल रूट ब्रिज, इस पे भी हम आएंगे। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था बताया था मैंने वीडियो में। तो अगर मैं नौकालिकाई की बात करूँ तो हम वहाँ पे जाएंगे डे 3 में। सो डे 1 वी आर गोइंग टू शिलोंग फ्रॉम गुवाहाटी, डे 2 वी आर गोइंग टू चेरापूंजी। तो उस दिन जो हमारी साइट सीइंग होती है वो आती है सबसे पहले एलिफेंट फॉल्स। एलिफेंट फॉल्स बेसिकली वाटरफॉल है जो कि 3 लेवल्स में डिवाइडेड है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3।
तो तीनों मतलब वाटरफॉल एक ही हैं, बट जैसे कि सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, पहला यहाँ पे है, दूसरा थोड़ा घूम के यहाँ पे है, तीसरा थोड़ा घूम के यहाँ पे है, तो ऐसा वहाँ पे लेवल बना रखा है। काफ़ी अच्छा वाटरफॉल है, अगर पहली बार कोई देखने जा रहा है तो उसके लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। उसके बाद आता है द गार्डन ऑफ केव्स, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स गार्डन ऑफ केव्स ही है ना आशु? आशु कह रहा नहीं, मेरे को याद नहीं है तो हो सकता है मैं गलत भी हूँ, तो बट जितना मेरे को याद है सेकंड डे एलिफेंट फॉल्स के बाद द गार्डन ऑफ केव्स आता है ना। फिर डे थर्ड जो है हमारा रहता है मेन वाटरफॉल्स का, नौकालिकाई वाटरफॉल, सेवन सिस्टर वाटरफॉल्स, जो मैं नहीं देख पाया हूँ जिसकी वजह से हमको काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट भी हुई थी। सबसे ज़्यादा तो आशु डिसअपॉइंट हुआ था क्योंकि वो प्लानिंग करके गया था, जो कि मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ। इसकी वजह से मैं थोड़ा खुश था, मैं चिल रहता हूँ कि नहीं यार क्या ही है, जो मिलेगा वो देखेंगे। बट वही है, अगर कोई प्लान करके जाता है और वो चीज़ नहीं होती है तब थोड़ा दिल टूटता है, जो आशु का टूट गया था, जिसकी वजह से वो थोड़ा मायूस था 1-2 दिन। तो हुआ ये था कि जब डे 3 पे हम साइट सीइंग करने जाते हैं तो मेघालय जैसे कि मतलब बारिश वाली जगह है, तो डे 2 की रात से ही वहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई थी और डे 3 की 9-10 बजे तक मॉर्निंग में बारिश चलती रही, जिसकी वजह से फॉग काफ़ी हो गया था। और इतना फॉग हो जाता है कि वहाँ पे विजिबिलिटी कई बार ज़ीरो हो जाती है। मैं यहाँ खड़ा हूँ और इतनी दूर का नहीं देख पाऊँगा, बट थोड़ी विजिबिलिटी थी, इसलिए हमने सोचा चलो निकलते हैं, हो सकता है आसपास के एरियाज़ हम देख पाएँ जो भी हमारी साइट सीइंग है। बट नौकालिकाई वाटरफॉल हम नहीं देख पाए, काफ़ी कम विजिबिलिटी थी। सेवन सिस्टर्स हम नहीं देख पाए। डबल डेकर भी हमको नहीं पता थी हम देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, उस दिन संडे था ऊपर से। तो आफ्टरनून के बाद वेदर क्लियर हो गया, तो हम काफ़ी खुश हो गए कि हाँ डबल डेकर भी हम देख पाएंगे अब। बट जैसे ही हम वहाँ पहुँचते हैं हमको पता चलता है संडे को ये भी बंद रहता है। तो अब इसके लिए मैं क्या ही बोलूँ, मतलब जो मैंने तो कुछ प्लान नहीं बनाया था, मैं अपने काम से जिस काम से गया था वो काम हो पा रहा था। मैं आशु को देखना चाहूँगा और आशु को बोलना चाहूँगा, इतना भी बुरा कैसे किसी के साथ हो सकता है। बट लकीली धन भाई हमारे साथ थे, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अगर बंद है तब भी हम चलते हैं, जहाँ तक हो पाएगा वहाँ तक हम करेंगे। भले ही वो रास्ते से वापस आ गए थे, मैं और आशु अकेले गए, बट हाँ सिंगल रूट ब्रिज हमारा हो पाया। तो धन भाई ने तुम्हें भेज दिया और खुद वापस चले गए। वो तेरी तरह है बिल्कुल। मेरी तरह क्या होता भाई? वो प्लान बना लेते हैं, मेरी तरह क्या होता बंदे को आगे कर देते हैं और खुद पीछे से भाग जाते हैं। तो भाई यही होता है भाई, एग्जीक्यूटर एग्जीक्यूट थोड़ी करते, मतलब प्लानर प्लान ही करते हैं भाई। हाँ, तो उन्होंने प्लान बना दिया हमारे लिए और हम प्लान की तरह चले गए, बट वो रास्ते से गायब हो चुके थे। तो अब नौकालिकाई की बात करते हैं। एक तो मैं अभी भी प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, नौकालिकाई, 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 हाँ मैं भूल जाऊँगा नाम अगर ऐसी नौकालिकाई, नौकालिकाई, नौकालिकाई। तो नौकालिकाई वाटरफॉल की स्टोरी अगर हम बात करें तो स्टोरी कुछ ऐसी है। लिकाई करके एक फीमेल थी, लिकाई, ओ सो नौकालिकाई, नौकालिकाई उस पे पड़ा है ना? ओके। हाँ, सो लिकाई करके एक लेडी थी है ना, जिसकी 2 शादियाँ हुई थी। तो पहली शादी से उसको एक लड़की हुई थी, तो उसके जो हस्बैंड थे वो पास्ट अवे, तो उसने दूसरी शादी करी। तो जब उसने दूसरी शादी कर ली तो उसको जो हस्बैंड मिला था वो उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था, बहुत ही ज़्यादा, जो मतलब कैसी मतलब वो कर सकते हैं कि हाँ कोई कितना प्यार करता है किसी से। तो उनकी लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही थी। तो एक दिन होता ये है कि वो ऑब्वियसली जो मैंने बताया था कि वहाँ की जो सोसाइटी है वो फीमेल डोमिनेंट है, तो लिकाई जो थी वो काम पे जाती थी और उसका हस्बैंड घर का कामकाज देखता था। तो एक दिन डिनर पे उसके हस्बैंड ने उसके लिए काफ़ी अच्छी मतलब खाना बनाया होता है, मटन वगैरह बनाया होता है। तो वो घर आती है, काफ़ी खुश होती है कि हाँ मतलब ऑब्वियसली मतलब जब कोई थका आ रहा आता है तो और उसको घर में मतलब अच्छा खाना खाने को मिलता है तो वो खुश हो जाता है। तो लिकाई घर पे आती है और खुश हो जाती है देख के कि उसका हस्बैंड उसके लिए कुक कर रहा है और आज वो साथ में बैठ के डिनर करने वाले हैं। तो वो लोग डिनर करते हैं, इतने में वो नोटिस करती है कि उसकी बच्ची गायब है, दिख नहीं रही है। तो वो पूछती है कि वो कहाँ है उसकी बेटी, तो उसका हस्बैंड कहता है नहीं मेरे को नहीं पता कहाँ गई हो सकता है ये कहीं खेल रही होगी। तो डिनर करने के बाद लिकाई जो है उसको पान खाना काफ़ी पसंद था, तो पान खाने बाहर दुकान पे जाती है। तो पान खाने के बाद वो वॉक कर रही होती है, तो उसको अब मेरे को एग्जैक्ट प्लेस नहीं पता, बट जब वो पान खाने गई होती है तो किसी जगह पे उसको एक उंगली दिखती है कटी हुई। स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो
जब लिकाई को उंगली दिखती है वो काफ़ी मतलब कटी हुई उंगली एक दिखती कटी है। हुई उंगली दिखती है उसको, जब वो पान खा रही होती है और उसके बाद वॉक कर रही होती है डिनर के बाद। तो जब उसको वो उंगली दिखती है तो ऑब्वियसली मतलब जब किसी को कोई कटी हुई उंगली दिखेगी क्या ही रिएक्शन होगा, वो काफ़ी घबरा जाती है। और जब वो उंगली देखती है, मेरे को गूज बम्स आ रहे हैं अभी से ही, क्योंकि मैंने जब स्टोरी सुनी थी मैं काफ़ी आई कैन इमेजिन द एंटायर। सहम सा गया था मैं। तो जब वो उंगली उठाती है तो उसको पता चलता है वो उंगली उसकी बेटी की है। अभी मेन स्टोरी बाकी है इसकी, मेरे को अभी से ही गूज बम्स आ रहे हैं। तो जब वो उंगली उठा लेती है और उसको पता चलता है कि वो उंगली उसकी बेटी की है, तब वो एक तो ऑब्वियसली मतलब उस टाइम के बाद बंदा मतलब कितना टूट चुका होता है ये सोच। तो एक तो उसकी बेटी, अब उसको पता चल गया कि उसकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही, उसकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। तो अब इसके बाद वो अपने घर जाती है, काफ़ी मतलब टूटी हुई है वो, अपने हस्बैंड के पास जाती है, वो पूछती है कहाँ है, फिर वो इन्वेस्टिगेट करती है। तो ये बात मेरे को पता नहीं बतानी चाहिए नहीं बतानी चाहिए, बट ऐसा मतलब मैंने सुना है स्टोरी में, हो सकता है कुछ और भी हो, बट जो मैंने सुना है वो मैं शेयर करना चाहूँगा। तो जब वो जाती है इन्वेस्टिगेट करती है तो उसको पता चलता है कि जो मटन उसने खाया है वो उसकी मरी हुई बेटी का था। तो उसके हस्बैंड ने अब उसकी बेटी को मार दिया होता है और उसी का मटन बनाया होता है और उन दोनों ने उसी का डिनर करा होता है। तो इसके बाद इज दिस अ रियल स्टोरी? शायद मतलब ये वही है जो मैंने सुना है, that's what people have told you, the जो locals मेरे have को told you. सुनने को मिला है। तो काफ़ी ख़तरनाक स्टोरी यार ये, मतलब लोग अभी तक लोग नौकालिकाई वाटरफॉल को वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन मानते हैं मेघालय की, जो कि है भी, क्योंकि उसके पीछे ये है कि एशिया की वो सबसे टॉलेस्ट वाटरफॉल है और वर्ल्ड की 4th हाईएस्ट वाटरफॉल है वो। एक मिनट, नौकाली काई वाटरफॉल इज द वाटरफॉल जो नौकालिकाई वाटरफॉल इज द वाटरफॉल जो एक पॉइंट पे हम खड़े होते हैं हाँ, दूर से और सामने देखते हैं, जिसके ड्रोन फुटेजेस काफ़ी फेमस हैं ऑन दी रील्स एंड एवरीथिंग। तो नौकालिकाई वाटरफॉल इज़ दी वन ऑफ दी ऑब्वियसली मतलब वन ऑफ द मेन वाटरफॉल है इंडिया की, क्योंकि वो एशियाज़ हाईएस्ट वाटरफॉल है और वर्ल्ड 4th हाईएस्ट वाटरफॉल है। तो लोग अभी तक उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं और इस स्टोरी की वजह से जानते हैं कि वो वर्ल्ड का 4th हाईएस्ट है, इंडियाज़ हाईएस्ट वाटरफॉल है ना। बट इसके पीछे इतनी हॉरर कहानी या फिर इतनी दुखद भरी कहानी हो सकती है किसी को नहीं पता है। तो होता ही है जब उसको पता चलता है कि उसके हस्बैंड ने उसकी बेटी को मार दिया है और उसी का मटन बना के उसको खिलाया है, जो कि उसने खा भी लिया है। इसके बाद वो पूरी टूट जाती है और इसके पीछे का रीज़न भी बता देता हूँ कि उसने ऐसा क्यों करा होता है। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि उसका हस्बैंड जो लिकाई है उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है। तो उसका प्यार मतलब कब इतने ज़्यादा मतलब ऑब्सेशन कह सकता है, या फिर तू क्या वर्ड है वो, मतलब मोह, इतना ज़्यादा उससे मतलब कनेक्टेड हो जाता है कि उसको उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। तो लिकाई ऑब्वियसली उसकी बेटी है तो उससे प्यार करेगी ही करेगी। तो वो अपनी वाइफ जो है उसको किसी के साथ नहीं देख सकता था, इवन तो उसकी वो बेटी थी चाहे कोई भी थी, वो उससे इतना प्यार करता था कि वो सिर्फ वो चाहता कि वो मेरे से ही प्यार करे। तो वो लिकाई मतलब अपनी बेटी से प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी। तो उससे वो भी नहीं देखा गया और उसने उसकी बेटी को ख़त्म कर दिया और उसी का मटन उसको फीड करा। तो जब लिकाई को ये सब पता चलता है तो ऑब्वियसली उसकी बेटी मर चुकी है और जो उसके हस्बैंड ने उसके साथ करा होता है ऑब्वियसली वो बहुत बुरी चीज़ है। वो मेरे को बोलने में मतलब मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं और सोच के इतना बुरा लग रहा है कि ऐसा भी कोई कर सकता है। तो ये सब होने के बाद लिकाई भागती है, बहुत भागती है। तो भागते भागते इस पॉइंट तक आती है वो जो वाटरफॉल होता है, कि नीचे वाटरफॉल है ऊपर वो है, और वो वहाँ से जंप कर देती है और वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है। क्योंकि वो ऑब्वियसली अब वो उसकी बेटी जिससे वो प्यार कर रही होती है वो अब नहीं रही इस दुनिया में और उसने उसी को फीड कर लिया है, खा लिया है। तो क्या ही फील कर रहा होगा बंदा उस मोमेंट में। तो ऐसा होता है लिकाई के साथ। तो उस टाइम के बाद से मतलब वो विलेज काफ़ी हॉन्टेड भी हो जाता है, पूरा विलेज ही,
और ऐसा कहा जाता है कि आज भी मतलब उस औरत की लिखाई की रोने की आवाज़ अभी सुनाई देती है वाटरफॉल के आसपास या फिर विलेज में जहाँ पे वो रहती थी। अभी भी मतलब फ़ीमेल की क्राइंग की आवाज़ वहाँ पे आती है, जो कि लिखाई ही है अपनी बेटी के लिए जो रोती है। तो तब से उस वाटरफॉल का नाम नौका लिकाई वाटरफॉल कर दिया गया, जिसका मतलब ही ये है कूदती हुई महिला, कूदती हुई लिकाई। नौका का मतलब है कूदना, लिकाई मतलब जो औरत थी उसका नाम। ओके, क्योंकि मैं पूछने वाला था कि लिकाई तो चलो हो गया, पर नौका का मतलब क्या हुआ? So, नौका का नौका means मतलब हाँ, कूदता, मतलब क्या? कूदती हुई लिकाई, कूदती हुई लिकाई, जंपिंग लिकाई कह सकते हैं तुम, नौका नौका लिकाई। लिकाई। तो ऑब्वियसली अगर उसके ऊपर उसका नाम है तो ये स्टोरी भी सच ही होगी, है ना, जो कि मैंने सुनी है। एंड दिस इज कौन सी ट्राइब से थी वो, इफ यू खासी हिल्स से ही थी, खासी हिल से खासी थी। ट्राइब से, एंड क्योंकि जो मेघालय का मेन जो चेरापूंजी है वो प्रॉपर खासी हिल्स में ही आता है। तो ये स्टोरी सुनने के बाद मैं थोड़ा काफ़ी मतलब सहम सा गया था यार कि मतलब क्या सुन लिया मैंने। और जब वो स्टोरी सुन रहा था मैं तो ऑब्वियसली कहाँ एक्सपेक्ट कर रहा हो गई, वो कहाँ से मैंने स्टार्ट करी कि उसका हस्बैंड उससे प्यार करता है, उसके लिए खाना बना रहा है, और खाने में क्या बना रहा है किसी को पता ही नहीं है। पर ये होता है जैसे व्हाट आई हैव आल्सो हर्ड और सीन समवेयर इज़ दैट कि जब कपल्स होते हैं तो न्यूली मैरिड कपल होते हैं तो उनका प्यार बहुत गहरा होता है इन द बिगिनिंग, बट जैसे जैसे वक्त बीतता है एंड दे हैव चिल्ड्रन, तो जो प्यार होता है वो बढ़ जाता है यूजली, है ना। एंड आई थिंक ही वॉज नॉट एबल टू कोप अप विद दैट सिचुएशन, और मे बी बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं, उसकी खुद की बेटी भी नहीं थी, सो हो सकता है घृणा थी उसके अंदर, काफ़ी ज़्यादा घृणा थी उसकी बेटी को लेके, तो निकालने का तरीका काफ़ी गलत था ऑब्वियसली। और ऐसा कहा जाता है मतलब एक टाइम के बाद फिर वो भी नहीं रहा, उसको भी काफ़ी बीमारियाँ हुई जिसकी वजह से वो नहीं रहा, गुजर गया वो भी। कर्मा ब्रो। आई थिंक वही वाली चीज़ है, जैसे चंद्रताल हिमाचल में जो चंद्रताल है उसकी जो स्टोरी उसको भी काफ़ी सेक्रेट कहा जाता है ना, उसमें भी वी हैव द सिमिलर पैटर्न यस। कि समथिंग हैपेंड एंड yes. देन, सो कैन यू शेयर दैट स्टोरी आल्सो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस? चंद्रताल की स्टोरी बेसिकली ये है कि उसको ऐसा कहा जाता है कि जो चंद्रताल लेक है उसमें मरमेड्स, है ना, जलपरियाँ, ये उसमें माना जाता है कि पाई जाती हैं या पाई जाती थी। तो वहीं का एक गांव का रहने वाला बंदा था, काजा के पास एक गांव है, उस गांव का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, इफ़ यू नो द विलेज का नाम। नहीं, मुझे भी याद नहीं, तो वहीं पे एक बंदा था जो रहता था, जो गाड़ी चलाता था। तो वो वहाँ पे गया एक टाइम तक, मतलब वहाँ पे देखा जाता था जलपरियों को, ऐसा कहा जाता है। तो एक दिन वो गया, जलपरी उसको मिली, मैं काफ़ी शॉर्ट में बताने वाला हूँ स्टोरी। तो बट वो जलपरियाँ ऑब्वियसली काफ़ी अलग ही प्रजाति हैं, तो वो दूर रहना पसंद करती थी इंसानों से। बट वो कैसे कैसे न कैसे उनका इंटरेक्शन हुआ, जलपरी को भी उस मेल से प्यार हो गया, है ना। उसका नाम मेरे को नहीं पता है, जो बंदा था जिससे मिला था वो। तो ऐसा कहा जाता है कि वो दोनों मतलब काफ़ी एक दूसरे से प्यार करते थे और वो उससे मिलने जाया करता था। फिर उनका एक टाइम के बाद बच्चा भी हुआ, है ना, जिसको वो पालता था। बट जलपरी ने मतलब उसको कहा था कि कभी मतलब बाहर वाली दुनिया को पता नहीं चलना चाहिए कि रियलिटी क्या है। बट ऑब्वियसली उससे नहीं रहा गया उस बंदे से, और उसने ये सब डिस्क्लोज़ कर दिया पब्लिकली। तो जलपरी को काफ़ी हर्ट हुआ इस चीज़ से, और फिर उसने उसके बाद उसके बच्चे को भी मार दिया और वो खुद भी उस जगह से गायब हो गई। ओके, सो दिस इज़ समथिंग विच आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, बिकॉज जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो स्टोरीज मैंने सुनी है, इट इज़ सिमिलर टू वॉट यू आर सेइंग, बट द वर्जन आई हैव हर्ड फ्रॉम द लोकल्स इज़ दैट कि एक शेपर्ड था, एंड तूने देखा होगा आज भी काफ़ी सारे शेपर्ड्स वहाँ पे घूमते रहते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, चंद्रताल इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, एवरीवन शुड विजिट इट। एंड वहाँ पे एक शेपर्ड था जो फ्लूट बजानी जिसको आती थी, तो वो अकेला वहाँ पे घूम रहा था, बकरियाँ चरा रहा था, और वहाँ पे फिर उसने फ्लूट बजाई। सो जो मैंने सुना है वो ये है कि द फेरीज और परियाँ या फिर जल परी ले लो, दे गॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दैट फ्लूट साउंड, द साउंड ऑफ द फ्लूट, द म्यूजिक ऑफ द फ्लूट, एंड वो आती हैं एंड शेपर्ड का और जलपरी का या फेरी का इंटरेक्शन होता है, एंड आफ्टर दैट इंटरेक्शन दे फेल इन लव,
Exactly. and after that so why they fell in love or why they fall in love is very interesting. जल परी कहती है कि आई वॉन्ट टू लर्न कि आप ये म्यूज़िक कैसे निकाल रहे हो इस फ्लूट से, एंड जो शेपर्ड होता है उसको देखते ही प्यार हो जाता है, बिकॉज एक तो एक काफी अलग ही सुंदर क्रीचर है होती है ना, एंड ऑफ कोर्स हमने भी सुना है, बचपन में भी देखा है, काफ़ी सुंदर होती हैं. काफ़ी सुंदर होती है जलपरी. तो मतलब शेपर्ड को प्यार होता है उससे, एंड इट वाज अ बार्टर और समथिंग सम सॉर्ट ऑफ समथिंग लाइक दैट कि वो उससे शादी करेगा एंड इन रिटर्न उसको फ्लूट बजाना सिखाएगा. सिंपल. बट शादी की एक शर्त होती है. वो शर्त ये थी कि आप कभी भी, एज यू सेड, डिस्क्लोज नहीं करोगे Disclose नहीं कि करोगे. हम लोग एक दूसरे से मैरिड हैं. वो कहता है ओके. बट कहानी में ट्विस्ट ये है कि शेपर्ड वॉज ऑलरेडी मैरिड टू सम अदर लेडी, and that lady was not that attractive. And on a fine day, एक लड़ाई के दौरान, और ये फेरी बोलती भी है उसको, जलपरी बोलती भी है उसको कि भाई आप ये डिस्क्लोज़ नहीं करोगे, अदरवाइज़ मैं मर जाऊंगी. ठीक है. ये बात वो अपनी वाइफ से एक लड़ाई में उसको बोल देता है कि आई डू नॉट लव यू, मेरी तो तुझसे भी एक सुंदर बीवी है. ठीक है. जैसे ही वो ये बोलता है, एक कर्स उस पे आता है, जलपरी इज़ गॉन फॉर एवर, एंड जो आदमी है उसको बहुत सारी डिजीज़ेज़ होती हैं, राइट. और ऐसा कुछ है कि उसकी जितनी भी पुश्तें होंगी, और आज भी वो पुश्ते गाँव में हैं, मतलब वो आज भी लिविंग है. आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर द नेम ऑफ द गाँव, बट आज भी वो हैं. और वो बीमारियों से मरता है, और उसकी जितनी पुश्तें हैं उसमें से कुछ सर्टेन पुश्ते भी बीमारियों से लेके मर जाती हैं. सो दीज आर द स्टोरीज दैट पीपल क्रिएट. अब ये टूरिज्म को बढ़ाने के लिए है या फिर ये इंटरेस्टिंग चीज़ वहाँ पे अट्रैक्शन, लोगों का एक कनेक्शन जोड़ने के लिए है, वो वी डोंट नो. बट हाँ, ये स्टोरी कुछ भी नहीं है इन कंपैरिजन टू व्हाट यू जस्ट सेड कि नोकाली काई. मैं खुद काफ़ी हैरान हो गया था यार ये स्टोरी सुन के. मैं मतलब जो गूज़बम्प्स अभी मेरे को स्टोरी बताते आ रहे थे, मतलब काफ़ी ख़तरनाक स्टोरी है यार, काफ़ी सीरियस स्टोरी है. हाउ डिड यू ओवरकम फ्रॉम दिस स्टोरी? मैं बस भूल गया. सो उसके बाद क्या कौन सी जगह गए आफ्टर नोकालिकाई? एंड तो डे 3 में जो जैसा मैंने बताया कि हमारे आइटनरी में नोकालिकाई वाटरफॉल होता है, फिर 7 सिस्टर वाटरफॉल होता है. इसके बाद सीधा हम निकल जाते हैं सिंगल रूट ब्रिज और डबल रूट ब्रिज के लिए. तो मैं सिंगल रूट और डबल रूट ब्रिज बता देता हूँ बेसिकली क्या है. तो मेघालय में एक कॉन्सेप्ट है कि जो नदियाँ होती हैं उसके इस पार एक पेड़ है और इस पार एक पेड़ है, तो उनके जो रूट्स हैं ऑटोमेटिकली इतने इंटरकनेक्ट हो गए हैं कि उसके थ्रू एक ब्रिज बन गया है. तो वो एक नेचुरल ब्रिज है जो कि रूट्स के थ्रू बना है. ऑब्वियसली मतलब उसमें इंसानों ने भी थोड़ा मतलब काम किया है, बट वो नेचुरली बनाया गया है. उसमें किसी कील की किसी हथौड़े की ज़रूरत नहीं है, किसी भी मतलब अलग से किसी चीज़ को नहीं डाला गया उसमें. रूट्स के थ्रू और बैम्बूज के थ्रू ही उसको बनाया गया है. बट जो सिंगल रूट और डबल रूट ब्रिज है वो तो प्रॉपरली रूट्स के थ्रू ही बने हैं, प्रॉपरली नेचुरली. तो अलग ही करिश्मा था यार वो कुदरत का. जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो डबल रूट ब्रिज तो मैं नहीं जा पाता हूँ, और इसके पीछे एक कहानी भी है. कहानी नहीं मतलब मैं अलग ही एक्सपीरियंस मतलब शेयर करूँगा. तो सिंगल रूट ब्रिज का एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहता है. एक तो वो रास्ता ही अपने आप में जादू है, काफ़ी अलग नज़ारे देखने को मिलते हैं प्रॉपर. एक तो मेघालय इतना ग्रीन है ना भाई, इतना लश ग्रीन है वो, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे बारिश होती है और हर तरह के पेड़ देखने को मिले यार वहाँ पे. केले का पेड़ है, फ्रूट के मतलब केला फ्रूट हो गया, फिर वहाँ पे मसालों के पेड़ हैं, तेज पत्ता, लौंग, है ना. और ऑब्वियसली फिर जो दूसरे तरह के पेड़ होते हैं जो ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड करते हैं वो. तो वहाँ पे इतनी बारिश होती है, वहाँ पे मिट्टी इतनी अच्छी है कि कोई सा भी पेड़ उग सकता है वहाँ पे. इतनी ग्रीनरी है वहाँ पे. तो हर जगह ग्रीनरी है, पानी है, जो एक नेचर होता है ना, प्रॉपर नेचर है वहाँ पे. तो जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो मेरे को समझ आ जाता है कि हाँ ब्रिज आने वाला है. जैसे ही मैं ब्रिज पे पहुँचता हूँ भाई वाह यार, मतलब रूट्स के थ्रू एक ऑटोमेटिकली मतलब ब्रिज बन रखा है जो कि पेड़ों ने बनाया है खुद मिल के जुड़ के. एक इस साइड का पेड़ है, इस साइड का पेड़ है, उनकी रूट्स अपने आप में इंटरकनेक्टेड हो गई हैं और उसके थ्रू एक ब्रिज बन गया है, फॉर्म हो गया है कि हाँ आप यहाँ से यहाँ जा सकते हो.
काफ़ी खूबसूरत ब्रिज था, और जैसे ही मैं उसके बीच में पहुंचता हूँ, व्यू, जो सामने व्यू है, बहुत ही मतलब लंबा चौड़ा सा पहाड़ है और अलग ही दिख रहा है यार वो, मतलब उसको मैं नाम देना चाहता हूँ कुछ, मतलब पर उसका नाम मेरे को आ नहीं रहा है। तो मैं देख के खुश हो गया था यार कि हाँ क्या व्यू है मेरे सामने। मेरा मन कर रहा था बस यहाँ पे रुक जाऊँ, मैं इस जगह पे कहीं ना जाऊँ, बट मैं काम से गया था, घूमने नहीं गया था। ये सच है गाइस, मैं घूमने नहीं गया था, मैं काम से गया था। झूठ को इतनी बार बोलो कि वो सच बन जाए। ये सच है। तो अब मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ मेघालय का। यूजुअली जब हम ट्रैक करते हैं तो क्या होता है? यूजुअली जब हम ट्रैक करते हैं तो हम नीचे से ऊपर जाते हैं। नीचे से ऊपर जाते हैं और वापस हम नीचे आते हैं, हाँ, है ना? तो ट्रैकिंग की एक खास बात होती है जब हम ट्रैक कर रहे होते हैं कि हाँ हमको इस जगह से इस जगह पे जाना है, और जाते जाते काफ़ी मेहनत लगती है। और एक पॉइंट पे हम जब जा रहे होते हैं तो किसी चीज़ के लिए जा रहे होते हैं, यहाँ पे भी वही है, किसी चीज़ के लिए हम जा रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पहुँचते पहुँचते हम इतने थक जाते हैं, हमको लगता है हाँ हमने कुछ अचीव करा है। यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पे हम ट्रैक करते टाइम नीचे जाने वाले हैं और वापस आते टाइम ऊपर चढ़ना है हमको। व्हाट? ये कैसी ट्रैकिंग है? तो जो सिंगल रूट और डबल रूट ब्रिज का ट्रैक है वो बेसिकली स्टेयर्स हैं, स्टेप्स जो हमको, हाँ, देयर आर सम चल के सर्टेन जाने। स्टेप्स जो आपको चढ़ने हाँ। पड़ते हैं, राइट? सर्टेनली 3500। 3500 स्टेप्स? हाँ, वन साइड। ओह शिट, शिट, सॉरी यार। 3500 स्टेप्स आपको नीचे चल के जाने हैं फॉर डबल रूट ब्रिज, और वापस ऊपर चढ़ना है आपको। 3500 सीढ़ियाँ आपको तो वापस चढ़नी इट्स है। 7000 टोटल 7000 स्टेप्स। स्टेप्स। इट इज़ फॉर द डबल डेकर ब्रिज। अगर आप जा रहे हो और आ रहे हो, उसके आगे एक रेनबो वाटरफॉल करके है, उसके लिए अलग से ट्रैक है जो कि ऑलमोस्ट 1500 स्टेप्स और आगे है। तो अगर मैं टोटल बात करूँ तो 10,000 स्टेप्स लोगों को अप डाउन करनी है। 10,000 स्टेप्स? अप डाउन भी नहीं, डाउन अप करनी है। डाउन अप बोले तो ऊपर से नीचे जाना है, फिर ऊपर आना है। ओके। सो एक मिनट, ऊपर से नीचे जाना है फॉर द ट्रैक करने के लिए। तो नीचे जाते हुए कोई मलाल नहीं है कि हाँ भाई घूम के आ गए, नीचे जाते टाइम लोगों को लगेगा हाँ भाई इजी है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। अरे मैं खुद भी एंजॉय कर रहा था, क्या ही है, कर लेंगे, क्या है, सीढ़ियाँ चढ़नी है। पर एक सीढ़ियाँ चढ़ना और एक नॉर्मल ट्रैक करना, किसी जगह पे चलना, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरे को लग रहा था मैं कर लूँगा, मज़ा आएगा करने में। मैं वीडियो में बोलता भी आ रहा था मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, बट जब सांस फूल रही थी और जब एक पॉइंट में जब खड़ा हो रहा था ना, तब मेरा उस जगह से हिलने का मन नहीं कर रहा था। मेरे को ऐसा लग रहा था बस कोई मेरे को बेड दे दो, मैं यही सो जाऊँगा, मेरे को बिल्कुल नहीं चलना यार, हो गया मेरा चल चल के यार, कौन चलता है इतना। तो सिंगल रूट, उस दिन हम सिंगल रूट ही कर पाए थे। दिस साउंड्स वेरी फन, मतलब मज़ेदार एक्सपीरियंस लग रहा है मेरे को। मज़ेदार है, सबको करना चाहिए, लोगों को मज़ा आने वाला है। ऑल द बहुत पीपल मज़ा हु आने आर वाला कमिंग विद अस ऑन द ट्रिप, दे आर गोइंग टू हैव अ बॉल। मज़ा आएगा, सच में काफ़ी मज़ा आएगा। जब रात हो जाएगी, वापस आते आते अंधेरा हो जाएगा वापसी में। यूजुअली क्या होता है जब हम ऊपर जाते हैं तो नीचे आने में आसानी होती है, तो कितना टाइम हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पे आपको ऊपर चढ़ना है और बिल्कुल मन नहीं करेगा वापस आने का। एक पॉइंट के बाद बॉडी इतनी थक जाएगी कि नहीं, भाई मेरा 10,000 स्टेप्स इज अ लॉट, बहुत होता है भाई। और वो भी ऊपर चढ़ना है, बॉडी नीचे की तरफ फोर्स कर रही होगी कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। आपको अपनी बॉडी को फोर्स करना है और ऊपर चढ़ना है। स्टेप्स काफ़ी फोर्स लगता है उसमें। नॉर्मली तो हमको जब प्लेन्स पे चलना होता है तो चल लेते हैं, बट जब सीढ़ियाँ चल रहे होते हैं तो काफ़ी फोर्स लगता है पैर ऊपर रखने में बॉडी पूरी ख़त्म हो जाती है। तो नीचे कुछ स्टेज वगैरह या फिर कुछ ऐसे रहने के जुगाड़ या कुछ ट्राइब्स वगैरह मिली? नीचे कुछ जगह पे वहाँ पे होम स्टेज मिलेंगे, बट वो एकदम लास्ट पॉइंट पे मिलेंगे। जैसे अपना डबल डेकर ब्रिज हो गया, जब आप वहाँ पहुँच जाओगे तो वहाँ पे होम स्टेज वगैरह हैं, तो आपको वहीं रुकना पड़ेगा, तो आप नेक्स्ट डे आ सकते हो। बट हमको वापस आना ही पड़ेगा क्योंकि वो फिर आइटनरी उसमें फिर काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाएगी, एक दिन और बढ़ जाएगा। तो हमको ट्रैक करके सेम डे ही वापस आना है ताकि हम नेक्स्ट डे डॉकी जा पाएँ। एंड सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट आई हैव ऑल्सो, मुझे लगता है कि वो मैंने ना आपके फ़ोन में एक फ़ोटो देखी थी, तो जिसमें आपने भाई साहब बॉटल के अंदर मछलियाँ पकड़ी हुई हैं। सो व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड दैट?
मेरा फ़ोन कब चेक करा तूने? नहीं, मैं डाटा ट्रांसफ़र कर रहा था तो मैंने तब देखा था वो. सो आई वाज जस्ट क्यूरियस कि मैं ये पूछूंगा व्हाइल ऑन द पॉडकास्ट. तो जो आपने वो देखा था मछली वाला, वो था मैलोंग विलेज का. मैलोंग विलेज में भी एक सिंगल रूट ब्रिज है. तो सबसे पहले मैलोंग बताता हूँ मैलोंग विलेज क्या है. मैलोंग विलेज जो है एशिया का क्लीनेस्ट विलेज है. वहाँ ऑब्वियसली क्लीनेस्ट विलेज है तो काफ़ी साफ़ सफाई है. उसके पीछे काफ़ी रीज़न भी है. वहाँ के लोग काफ़ी ध्यान रखते हैं. हर एक घर के बाहर, हर एक दुकान के बाद वहाँ पे डस्टबिन है. काफ़ी मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो करा जाता है वहाँ पे साफ़ सफाई को. और वहाँ पे जो भी लोग विज़िट कर रहे होते हैं उनसे वहाँ पे आने के लिए टिकट काटी जाती है. सो एक मिनट, ये जो विलेज है, ये इसका नाम है मेलोंग विलेज. एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज है. एंड विलेज में घुसने के लिए टिकट है. विलेज में घुसने के लिए टिकट है. सो इज दिस अ टूरिस्ट अट्रैक्शन और देर आर लेजिट पीपल लिविंग इन दैट विलेज? पीपल आर लिविंग इन दैट विलेज. और ऐसा नहीं है कि टूरिस्ट अट्रैक्शन है. वहाँ पे जाके लोग खुद भी रह सकते हैं. सिर्फ देखने के लिए नहीं है, वो एक्सपीरियंस करने के लिए एक्चुअल विलेज. या ओके. तो वो मेलोंग. हाँ, मेलोंग विलेज है. तो वहाँ पे होम स्टेज हैं. आप लोग खुद वहाँ पे जाके रह भी सकते हैं. बट वो पैसा चार्ज करते हैं ऑब्वियसली. क्लीनिंग के लिए वहाँ पे लोग उन्होंने लगा रखे होंगे जिनको वो पैसे देते होंगे. तो काफ़ी खूबसूरत है वो विलेज. साफ़ सफाई है ऑब्वियसली. और ऊपर से ग्रीनरी तो यार वहाँ की अलग ही है. What is the ticket cost that they charge? इट वॉज 100 पर पर्सन. Pretty economical. इकोनॉमिकल. तो जितनी भी जगह हम वहाँ पे विजिट करने वाले हैं, मोस्टली सब जगह पे टिकट्स लगती हैं जो कि 50 से 100 रुपीज़ रहती है. वराई करती है अकॉर्डिंग टू द प्लेसेस. और कैमराज फ़ोटोज़ के लिए वहाँ पे अलग से चार्ज लिया जाता है जो कि वो भी वराई करता है. कई जगह पे 500 है, कई जगह पे 1000 है. वो वराई करता है. ऑल्सो जब हम बात कर रहे हैं फ़िशिंग की, तो फ़िशिंग के वहाँ पे काफ़ी सारे स्पॉट्स हैं. ऐसा नहीं कि मैंने जहाँ पे करी थी वहीं पे कर सकते हैं हम लोग. जितनी भी वहाँ पे लेक्स वगैरह हैं वहाँ पे फ़िशिंग करी जाती है. तो ये काफ़ी अच्छा मतलब प्लस पॉइंट है. जो भी वहाँ पे घूमने जा रहे हैं वो अपना कहीं से भी मतलब फ़िशिंग पॉट मतलब हायर कर सकते हैं और फ़िशिंग भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं. वहाँ पे मतलब हर एक लेक में आपको मछली मिल जाएगी यार. और वो मछलियाँ खा भी सकते हैं ऑब्वियसली. मतलब जो नहीं खाते वो तो नहीं खाएंगे, वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं. Sorry to those who are vegetarians, we do not mean any harm to any nature. हाँ, तो मैंने फ़िशिंग करी वहाँ पे मैलोंग विलेज में ही. मैलोंग विलेज में वहाँ पे सिंगल रूट ब्रिज है. तो उसको जैसे ही क्रॉस करेंगे नीचे वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे थे जब मैं वहाँ पे गया जो कि फ़िशिंग कर रहे थे. Yes, I've seen your photo with kids. तो मैं जाता हूँ तो मेरे साथ धनभाई भी जाते हैं. तो स्टार्टिंग में तो बच्चे मेरे पास नहीं आ रहे होते हैं. वहाँ के मतलब इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं. हम मतलब हमारा ऐसा है कि हम कहीं भी जाते हैं तो थोड़ा हंसते खेलते हैं. तो मैं भी गया तो मैंने बोला कि अरे भाई मेरे को देना यार, मेरे को फ़िशिंग करनी है. और नहीं 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 मैं नहीं दूंगा. मैं बोला पैसे ले लिए यार, क्या हो गया. तो पहले उसने नहीं दिया. तो धनभाई आते हैं, धनभाई अपने मतलब लोकल लैंग्वेज में बात करने लगते हैं और मामू. तो फिर वो दे देता है उसको. धनभाई से छीन लेता हूँ, धनभाई मेरे को दे यार, मेरे को करनी फ़िशिंग. तो बच्चा भी मतलब बोलता है हाँ चलो ठीक है कर लो. तब तक मतलब बच्चे से बात हो जाती है. वो भी फिर मेरे पास आ जाते हैं. फिर तो हम खेलने भी लगते हैं आपस में. और सेल्फी भी लेता हूँ मैं एक बच्चे के साथ वहाँ पे. वो काफ़ी फ्रेंडली हो जाता है मेरे से. तो अच्छा लगा था मेरे को यार जब ये सब हुआ ना कि वहाँ पे लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, मिलजुल रहे हैं. तो मैंने फ़िशिंग करी, एकदम मछली भी पकड़ी थी मैंने. तो अलग ही एक्सपीरियंस था मतलब जो हम टीवी में देखते हैं और जब वो चीज़ हम कर रहे होते हैं ना कहीं पे भी देख के, तो मज़ा आता है. जब खुद एक्सपीरियंस करते हो तब फील होता है. जब देख रहे होते हो तब तो मतलब हाँ एक्सपीरियंस कर रहे होते हो. बट जब आप खुद एक्सपीरियंस करते हो तो उसको फील आती है यार वो कि हाँ मैंने कुछ करा है. तो बेसिकली उस पॉड में कुछ लगा होता है जिसको मछली खाती है और उसमें मतलब चिपक भी जाती है मछली. तो वहाँ उस लेक में तो छोटी छोटी मछलियाँ थी तो डाल के रखते हैं. और फिशिंग में मतलब जब पानी में मछलियाँ दिख रही होती है ना तो हमको मछली के पास ले जाना होता है जो चारा होता है उसके पास. तो जैसी मछली पकड़ लेती है ऊपर खींचो मछली आ जाती है. तो छोटी छोटी मछलियाँ थी वो पकड़ी थी. तो एक मछली पानी में गई छपा. 3 मछलियाँ बोतल में गई छपा. Sorry guys, sorry. तो या एक्सपीरियंस वाज ग्रेट. मतलब आपकी बातों से मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेघालय इज़ अ वेरी नेचुरली ब्लेस्ड. मतलब इकोलॉजिकली इन टर्म्स ऑफ नेचर इट इज़ वेरी ब्लेस्ड. दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग. नेचर तो खुद सोचना मतलब जिस जगह का नाम ही बादलों का घर हो, क्या ही होगा उस जगह पे. इसके पीछे रीज़न भी है. और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है मैं ये कहना चाहूँगा. एक तो मेघालय में एक विलेज है
इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मौसरम करके कुछ नाम है उसका, मौसरम। Is it Mosmai caves case something नहीं related? नहीं, मौसमी अच्छा, केव्स इज़ अ okay. डिफरेंट थिंग, डिफरेंट प्लेस। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ मेघालय। तो एक विलेज है मौसरम करके, जिसको कहा जाता है वर्ल्ड्स वेटेस्ट प्लेस। Okay. और इसके पीछे का रीज़न ये है कि वहाँ पे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। नंबर्स में मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है थोड़ा गलत बता दूँ, बट जितना मेरे को आइडिया है, एक साल में वहाँ पे 12,000 mm बारिश होती है। 12,000 मीटर एक साल में बारिश होती है? हाँ, 12,000 mm। अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो This is in entire Meghalaya or in उस that विलेज village? में What is the name? मौसरम, Mosram. मौसरम करके कुछ है। मतलब मैंने कहा ना, मतलब प्रोनाउंस करना थोड़ा मुश्किल है। That is understood. तो मौसरम करके है, वर्ल्ड्स का वेटेस्ट प्लेस है, और एक साल में वहाँ पे 12,000 mm बारिश होती है। अगर मैं दिल्ली से कंपेयर करूँ तो जितनी बारिश दिल्ली में पूरे साल में होती है, वहाँ पे एक दिन में हो जाती है। तो इसी से मतलब एक थोड़ा इंटरेस्टिंग मतलब क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा था कि यूजुअली हम क्या करते हैं जब दिल्ली में बारिश का मौसम होता है तो पकोड़े बनाते हैं, खाते हैं, वेदर को एंजॉय करते हैं। बट सपोज़ करो आप उस विलेज में गए हो रहने, है ना, और एक दिन बारिश हो गई, चलो वहाँ पे पकोड़े खा लोगे बना के, पर वहीं बारिश अगर 2-3 महीने कंटिन्यू हो जाती है तो आप क्या करोगे? तो मैं ये सोच रहा था कि कितने हाँ, पकौड़े बनाओगे? कितने ही खा लोगे पकोड़े यार, खाओ। तो ये एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ है कि उस टाइम पे हम क्या कर रहे होंगे। तो काफ़ी अलग एक्सपीरियंस है यार, वहाँ का लिविंग कल्चर काफ़ी अलग है ना। How is it different than Himachal and all the other places that you have been to? The culture I'm talking about. एक तो अभी थोड़ा हिमाचल की अगर मैं बात करूँ, हिमाचल में लोग काफ़ी वेलकमिंग हैं, किसी को भी देखते हैं आपस में बातचीत करते हैं, भाई जी कैसे हैं आप, वेलकमिंग रहते हैं, हाय हेलो इंटरेक्ट करते हैं। वहाँ के लोग इतना इंटरेक्ट नहीं करते हैं, वो अपने कामों में ही मतलब उलझे हुए रहते हैं, कुछ भी कर रहे हो मतलब अपने काम में ही रहते हैं ज़्यादा, मतलब बाहर के लोगों से मतलब इतना इन्वॉल्व नहीं होते हैं वो, अनटिल अनलेस कुछ काम हो या फिर किसी काम से एक दूसरे का इंटरेक्शन हो रहा है, तो सामने से इंटरेक्शन बहुत कम होता है वहाँ पे। तो ये चीज़ है, शांति है वहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा शांति है, जो चीज़ बाकी टूरिस्ट प्लेसेस में मतलब देखने को मिलती है, शांति नहीं होती है, यहाँ पे शांति काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे सब काम हो रहे हैं पर शांति से हो रहे हैं। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी खटक रही थी कि ऐसा क्यों है। मैं मिस भी कर रहा था काफ़ी लोगों को कि हाँ मेरे साथ ये लोग क्यों नहीं है, यहाँ पे हम होते तो कुछ ना कुछ कर रहे होते। तो So what do you think मेघालय कौन से लोगों के लिए सही रहेगा? अभी के लिए जो लोग शांति जो पसंद करते हैं, क्योंकि मेरे को लगता था मैं शांति पसंद करता हूँ, ऐसी जगह पर जाना जहाँ पे शांति हो, आराम से बैठ जाऊँ, नहीं है मेरे लिए नहीं है वो जगह। क्योंकि हाँ ऑब्वियसली मतलब शांति चाहिए होती है, पर एक पॉइंट तक चाहिए होती है। इतनी शांति मेरे को पसंद नहीं आई कि जा रहे हो बस शांति बैठ गए हो, मेडिटेशन करने नहीं गया था मैं वहाँ पे। इंसान कितनी विचित्र चीज़ है ना, है ना। मतलब हमें शांति भी चाहिए मरते पर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से भी वांट, बिकॉज यू सेड अ वेरी इंसाइटफुल थिंग कि आपको लगता था, और दिस इज़ व्हाट ट्रैवल डज टू यू, सॉरी डज होगा डू होगा, सॉरी अबाउट दैट, आई थिंक दिस ट्रैवलिंग यही करती है। हाँ आपका ट्रैवलिंग मतलब यही करती है एक्चुअली, सब कुछ खोल देती है, मतलब दिमाग के पर्दे तक खोल देती है वो। मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे को शांति पसंद है, कहीं पे भी जाऊंगा मैं मेरे को शांति मिलेगी तो मैं उस चीज़ को एंजॉय करूंगा, अपनी पीसफुल टाइम को मैं एंजॉय करूंगा, जो मेरे को यहाँ पे काम करते करते नहीं मिलता है, घूमते घूमते मिलता है। तो ये मेरे को वहाँ जाके पता चला कि मेरे लिए शांति सिर्फ एक शांत जगह पे जाके बैठ जाना और वहाँ पे अपने टाइम स्पेंड करना ही नहीं है। मेरे लिए शांति है काम से हटकर, मतलब लाइफ को एंजॉय करना, लोगों से घुलना मिलना, बैठना, एडवेंचर करना, मेरे लिए शांति वो है। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो ऑब्वियसली मैं वहाँ पे घूमने नहीं गया था तो मैं एक्टिविटीज़ वगैरह वहाँ पे नहीं कर पाया। मैं सोच के गया था कि मैं काफ़ी एडवेंचर एक्टिविटीज़ वगैरह करूँगा, स्विमिंग भी करूँगा, पर कुछ लोगों को स्विमिंग नहीं करनी थी तो उसकी वजह से मैं नहीं कर पाया। मैं सिंगल रोड ब्रिज पे जाता हूँ और आशु से बोलता हूँ चल भाई नेचुरल स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते हैं,
नहीं भाई जी मैं थक गया हूँ यार, मैं नहीं करूँगा, मेरे को मैं बीमार हो जाऊँगा। एक तो भाई साहब हिमाचली बंदा आप ले गए मेघालय, ठीक है, 2 बताओ कल्चर्स यार। एकदम ऐसे मिल गए। इस टाइम पे मैं तुम लोगों को काफ़ी मिस कर रहा था, भले ही तुम लोग करते नहीं करते, मेरे को धक्का दे देते कि जा कर। भाई क्या बोल दिया सॉरी भाई? सॉरी, ये अमन काट, भाई थोड़ा बीप कर देना भाई। ये काट देना। तो ये चीज़ चाहिए होती है यार मेरे को कि हाँ मैं थोड़ा फन करूँ यार, एडवेंचर करूँ, वहाँ पे पानी में कूदूँ, तो ये चीज़ थोड़ा मिस कर रहा था। अच्छा तेरे को मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, तो ठीक था अपनी जगह पे तेरे को नहीं करना था, अच्छी बात है, पर तू मेरे को धक्का दे सकता था तो हाँ ये था कि थोड़ी एक्टिविटीज़ वगैरह मैं नहीं कर पाया, मैं गया जगह को देख के आया, थोड़ा बहुत जान के आया। नौकालिकाई नहीं, अभी भी- Nokkalikai is so far has become the best and the most horrifying story that I've अरे भाई, ever heard. मतलब तू खुद सोचना यार, जिस जगह के बारे में लोगों का मतलब पर्सपेक्टिव ही अलग है कि हाँ वो दुनिया का चौथा हाईएस्ट वाटरफॉल है, एशिया का मतलब हाईएस्ट वाटरफॉल है, और उसके बारे में उसकी बैकग्राउंड स्टोरी लोगों को पता चल रही है, तो काफ़ी मतलब हॉरिबल एक्सपीरियंस रहेगा लोगों के लिए जो मतलब जानना चाहते हैं किसी जगह के बारे में। नहीं मतलब ऐसा नहीं है कि सबको जानना होता है, कि कुछ लोगों को बस एक्सपीरियंस करके वापस आना होता है, बट हाँ अगर किसी जगह की ऐसी हिस्ट्री भी है तो जानने में क्या बुराई है। और बात करूँ कैसे लोगों को जाना चाहिए, वहाँ पे जा सकते हैं यार। अगर कुछ लोगों को शांति चाहिए तो ऑब्वियसली दे कैन गो एंड विजिट, दे कैन हैव देयर ऑन टाइम, है ना, इन्जॉय कर सकते हैं शांति में, क्योंकि काफ़ी शांत जगह है। ऊपर से नेचर जैसे तूने कहा कि काफ़ी ब्लेस्ड है वो, तो तू खुद सोच वहाँ पे नेचर, किसी जगह पे बारिश हो रही है, बारिश की वजह से वहाँ पे ग्रीनरी है, अब ग्रीनरी की वजह से वहाँ पे फॉरेस्ट बन गया है, और फॉरेस्ट में तेरे को पता ही है कितनी नेचुरल आवाज़ जो रहती है पानी की, कीड़ों की, पंछियों की, वो अलग ही साउंड आ रहा होता है। तो जब मैं सिंगल रूट ब्रिज गया होता हूँ, ऑब्वियसली मतलब मैंने एडवेंचर एक्टिविटी नहीं करी, बट मैं आशु के साथ वहाँ पे जो नेचुरल स्विमिंग पूल होता है वहाँ जाके थोड़ी देर बैठता हूँ, तो मैं आशु को बोलता हूँ यार क्या है ये, मतलब पानी की आवाज़ आ रही होती है, हल्की हल्की हवा चल रही होती है, कीड़ों की आवाज़ आ रही है, चिर 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 अजीब सी आवाज़ आ रही होती है। तो हाँ सिर्फ मैं हूँ, नेचर है और उसकी आवाज़ है, बस। आप भी नेचर हो ब्रो, हम्म? आप भी नेचर हाँ, हो। मैं भी नेचर का ही पार्ट हूँ। सो इट्स creature. जस्ट, अब वही वाली बात है, मैं हर बार इस चीज़ को कोट करता हूँ कि विनीत जी भी आए थे पिछले वाले एपिसोड पे, उसको उनको भी मैंने यही चीज़ बोली थी कि मनवीर जी वाले पॉडकास्ट में एक जो बहुत डीप बात वो बोल गए थे कि आज की डेट में इंसान अपने आप को नेचर से अलग मानने लग गया है, जस्ट बिकॉज अब उसने कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कुछ उपकरण बना लिए हैं, तो वो अपने आप को अलग मानता है, बट ही हिमसेल्फ इज़ अ पार्ट ऑफ नेचर। वी आर नेचर भाई, वी आर ऑल्सो नेचर। सो यही ट्रैवल एक बहाना ही तो है टू रिकनेक्ट विद योर सेल्फ एंड विद द ब्रॉडर सेल्फ। जब हम बोलते हैं कि जब हम मेडिटेशन भी करते हैं, और इमेजिन करो जो सेटिंग आपने बताई है, अगर वहाँ पे लोगों को ले जाके सब लोग बैठे हैं मेडिटेट कर रहे हैं, हाँ क्यों नहीं यार, तो जो कॉन्शियसनेस है वो कितना ब्रॉड हो जाएगा। एग्जैक्टली क्योंकि जब देख जैसे तूने कहा ना कि हम खुद नेचर के पार्ट हैं, और जब जिस जगह पे सिर्फ नेचर ही है वहाँ पे मतलब जो मैन मेड चीज़ें हैं वहाँ पे है नहीं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, चाहे फैक्ट्रीज हो गई, या मैन मेड जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे नहीं थी। ऐसा कुछ मेरे को देखने को नहीं मिला। जो ब्रिज भी था वो भी वहाँ पे नेचर का था, जो ट्रीज़ के रूट्स हैं वो कनेक्टेड हैं, सिर्फ पानी है, ग्रीनरी है, नेचर में जो इंसेक्ट्स हैं, पंछी हैं वो हैं, और हम हैं, सिर्फ नेचर है वहाँ पे। तो उस जगह पे सिर्फ मैंने जैसा कहा ना, मतलब वो एक्सपीरियंस है यार, वो कैसे मैं वर्ड्स में डिफाइन करूँ मेरे को खुद नहीं पता, बट हाँ वो टाइम मेरे को लगा कि हाँ मैं वहाँ पे जी रहा हूँ, मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ, यू आर अलाइव, मैं जिंदा एंड आई हूँ। थिंक दैट्स व्हाट इलाही डू, मतलब वी मेक यू फील अलाइव थ्रू आवर एक्सपीरियंसेस दैट वी गिव तो यू। काफ़ी अच्छा एक्सपोजर हुआ यार मेरे को, जैसा मैंने कहा ना कि मतलब पीस की भी डेफिनेशन मिली मेरे को, कि पीस का मतलब सिर्फ यही नहीं कि एक जगह पे आप जाके शांति से बैठ गए हो और वो आपके लिए शांति है। शांति वो है जिससे आपका मन शांत हो जाता है ना। तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरा मन सिर्फ शांति से शांत नहीं होता है, कुछ और चीज़ें भी हैं जो मेरे को शांत करती हैं। नहीं, दैट्स गुड यार, दैट्स रियली गुड। कमिंग बैक टू, मेरे जहन में 2 ऐसी जगहें हैं जो मेरे को पूछनी है। पहला है मौसमी केव्स,
मैंने उसकी काफ़ी फ़ोटोज़ देखी हैं, काफ़ी वीडियोस भी मैंने देखी हैं, पर कोई स्टोरी मैं कम अक्रॉस नहीं कर पाया हूँ अब तक. व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड मौसमी केव्स? कहाँ पे हैं, कौन से दिन पे हम विज़िट करेंगे, और हाउ इज़ द टोटल एक्सपीरियंस? आफ्टर दैट this is going to be one of our last questions, and that is the experience of Kamakhya Devi. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद मौसमी केव्स. मौसमी केव्स की अगर बैकग्राउंड स्टोरी बात करेगा वो मेरे को नहीं पता है. मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ कि और आइटनरी बता सकता हूँ कैसे रहेगी. तो जैसे मैंने बोला, डे 1 हमारा है गुवाहाटी से शिलोंग. उस दिन हमारी जो आइटनरी में साइट सीइंग है वो है वोमियम लेक. और सेकेंड डे हम जा रहे हैं शिलोंग से चेरापूंजी. उस दिन हमारी आइटनरी में है अपनी एलिफेंट फॉल्स और द गार्डन ऑफ केव्स. उसके बाद डे 3. सो डे 3 फर्स्टली वी आर गोइंग टू मौसमी केव्स. मौसमी केव्स जो है चेरापूंजी या फिर मेघालय की सबसे पुरानी केव है और सबसे बड़ी केव है, अगर वैसे मतलब नॉलेज के लिए मैं बात करूँ तो. और उस केव में यार क्या जगह है वो, तो काफ़ी हॉरिफाइंग है वो भी, क्योंकि वहाँ पे तेरे को फॉसिल्स मिलेंगे. Fossils in the caves. फॉसिल, वो केव फॉसिल है यार पूरी, मैं तो ये कहूँगा. क्योंकि जो उसका स्ट्रक्चर है, जब तू उसकी दीवारें देखेगा, पूरा मतलब फॉसिल्स के निशान है उसमें. ऐसा लग रहा है मतलब कि वो केव मतलब हम एक फॉसिल के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं. तो ऐसा था. मतलब फ़ोटोज़ वीडियोज़ अगर तू खुद भी जाएगा, खुद भी चल के देखेंगे यार, तो जब तू टच करेगा मतलब फॉसिल है वो चीज़. जो हम पत्थर देखते हैं ना छोटे छोटे, जिस पर निशान रहते हैं. फॉसिल क्या है बेसिकली? हड्डियाँ वगैरह, मतलब जो पुराने जीव जंतु हैं उनका निशान. तो वो पूरा जो केव है ना, उस पूरे केव में निशान है. वो जो पत्थर निकले हुए हैं केव्स में, वो फॉसिल्स ही हैं अपने आप में. तो एक तो वो हिस्टोरिकली मतलब काफ़ी पुरानी केव मानी जाती है और सबसे बड़ी केव मानी जाती है ना. और उसको फॉसिल्स भी फॉसिल केव भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें फॉसिल्स पाए जाते हैं. डेफिनेटली, तभी वो सबसे पुरानी केव्स भी है. हाँ एग्जैक्टली, फॉसिल्स. और वहाँ के रास्ते काफ़ी इंटरेस्टिंग है. अगर ये निकल पाएगा वहाँ से उन पतले रास्तों में से? गाइस, बॉडी शेमिंग हो रही है यहाँ पे. नहीं भाई, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला भाई ये निकल पाएगा क्या मतलब होता है भाई? बॉडी कहाँ से आ गई? दैट मीन्स मैं चल ठीक है, कोई बात नहीं. 3 months गाइस, 3 months. मैं फिटनेस की बात कर रहा 3 था. months. तो काफ़ी पतले रास्ते हैं, इतने पतले रास्ते हैं जिसमें से हमको निकलना है. कई बार ऐसे हैं, कई बार ऐसे हैं. हमको ऐसे करके निकलना है, कई बार लेट के निकलना है. कई बार लेट के निकलना है. अब तो खुद जब ऐसे रास्ते हैं तब तो खड़े खड़े तेरे को ऐसे निकलना पड़ेगा, ठीक है. और जब ऐसे रास्ते आएंगे, कई बार मैं बैठ के निकला हूँ, बैठ के जैसे आर्मी की ट्रेनिंग नहीं होती है वैसे बैठ के, फिर मतलब लेट के, तेरे को लेट के निकलना पड़ेगा. मैं तो बैठ के निकल गया. ठीक है, ओके. 3 months गाइस, 3 months. आज क्या है? शुभ दिन है भाई, आगे बताएं आप. आज है 7 सितंबर. मेरे पीछे ना पड़े. 7 सितंबर है. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. 7 दिसंबर को देखते हैं गाइस. भाई देखो, जिस दिन 1 तारीख, 1 जनवरी और मंडे साथ में आ गया, उस दिन मैं जिम ज्वाइन कर लूँगा. जाकिर भाई, जैसे जाकिर भाई ने कहा है. मेरे ऊपर से निकल गया. आप समझ नहीं पाएंगे, शायद जो दर्शक देख रहे हैं वो समझ जाएं. ठीक है दर्शकों, मैं भी यहीं पे हूँ, आप भी यहीं पे हैं, ये भी यहीं पे है. 3 months का है इसने, देखते हैं. हाँ, फिर आगे. हाँ, तो मौसमी केव्स का मेरा एक्सपीरियंस ऐसे ही रहा. बैठ के निकलना पड़ रहा है, लेट के निकलना पड़ रहा है, और काफ़ी अंधेरा था वहाँ पे. उस जगह को वो और भी हॉरर बना सकते हैं मेरे हिसाब से. कैसे, ये मैं बताता हूँ. जैसे कि वहाँ पे जो लाइट्स थी, उन्होंने वाइट लाइट्स लगा रखी हैं, क्योंकि केव्स में ऑब्वियसली अंधेरा रहता है. तो एक साइड से जब दूसरी साइड जाएगा तो तेरे को बिल्कुल नहीं दिखेगा, बिल्कुल रास्ता नहीं दिखेगा. सो यू ट्रैवल थ्रू वन साइड एंड यू गेट आउट ऑफ हाँ, मतलब हम एक गेट से घुसते हैं जो उसका एंट्रेंस है, और जो एग्जिट है वो दूसरी साइड से. ऐसा नहीं कि हम अंदर जा रहे हैं और बाहर आ रहे हैं. बंद केव नहीं है वो, यहाँ से एंट्री है और दूसरे पॉइंट से एग्जिट है. तो ऐसी केव है वो. काफ़ी बड़ी थी यार, मज़ा आया था घूमने में, और काफ़ी मतलब एडवेंचरस रास्ता है उसका. जैसे मैंने बोला, मतलब लेट के भी निकलना पड़ सकता है तेरे को, है ना. तो और लाइट वगैरह वहाँ पे वाइट लाइट लगा रखी है. अगर उसी को थोड़ा खतरनाक लाइट्स वगैरह लगा दें तो वहाँ पे लोग डर भी सकते हैं अंदर जाने से. तो इट कैन बी फुल ऑफ एडवेंचर्स.
जो कि है भी अभी थोड़ा और हॉरिफाइंग हो सकता है वो, है ना, डरावना बना सकते हैं बट इट इज़ अ नेचुरल साइट, बट एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, मौसमी केव से जैसे ही हम एग्जिट करते हैं तो वापस जाने का रास्ता है नीचे, बट तू जब एग्जिट करेगा तो एक रास्ता नीचे जा रहा है, एक रास्ता ऊपर जा रहा है। तो मैं और आशु ऊपर जाते हैं, एग्जिट नहीं करते हम ऊपर जाते हैं, मतलब मैं अंदर रहती है भाई क्यूरियोसिटी की, मतलब हाँ कि ऊपर क्या है, उसे चुल कहते हैं। चुल कह लो, अंदर चुल रहती है, खुजली होती है कि हाँ नहीं ऊपर चलना है। मैं ऊपर गया, ऊपर देखता हूँ एक और केव है। एक और केव है भाई, दिस रिमाइंड्स मी ऑफ दैट मूवी मंजूमल बॉयज। अच्छा, राइट, तो जैसे तू बता रहा है ना कि हम ऊपर चले गए केव में रादर देन नीचे जाने के, तो वो दे डू सम सॉर्ट ऑफ द सेम थिंग। फिर कैसे याद आया तेरे को ये तूने बताया ना कि जब मौसमी केव से आप मूवी का नाम कैसे याद आया? मंजूमल, मैंने गूगल किया ना अभी। अरे मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं पास ऑन करना चाहता ना यार। ठीक है, तो अब मैं अपना स्टोरी बताता हूँ। हुआ क्या, जब हमको चुल हुई और हम ऊपर गए तो वहाँ पे एक दूसरी केव थी और उस केव के बाहर एक लाल बोर्ड लगा हुआ था। लाल बोर्ड पे लिखा हुआ था वार्निंग। तो बेसिकली था ये कि उस केव में नॉर्मल लोगों को जाना मना था। मैं गया उसमें। तो उस केव में गया आशु को लेके। फिर अंदर तक नहीं गया क्योंकि मैं नहीं जा सकता था ऑब्वियसली। तो उस केव में उस केव के बाहर जो बोर्ड लगा हुआ था उसमें पहले बता देता हूँ क्या लिखा हुआ था। तो उसमें एक तो ये लिखा हुआ था, इसमें सिर्फ केवर्स का जाना अलाउड है ना। और केवर्स कौन होते हैं? केवर्स बेसिकली जो केव में काम करते हैं, है ना, या फिर केव से रिलेटेड जो भी काम वगैरह होते हैं उनके थ्रू ही करे जाते हैं, है ना। और बेसिकली केव्स के एक्सपर्ट और समथिंग। एक्सपर्ट कह सकता है। तो जैसे माउंटेनियर वगैरह टर्म होती है, वैसे ही केवर्स होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं उस चीज़ के लिए, केव्स के, उनको नॉलेज होती है केव्स की प्रॉपर। और दूसरा ये लिखा होता है अगर किसी को जाना है तो उनको प्रॉपर गाइडेंस में जाना पड़ेगा विद केवर्स, और उसके लिए एक परमिट बनवाना पड़ेगा। तो ऐसा था, बट वहाँ कोई था नहीं चेक करने वाला, तो मैं आशु को लेकर उस केव में घुस जाता हूँ। फिर तो मैं थोड़ा अंदर तक जाता हूँ, फिर उसके बाद प्रॉपर अंधेरा, मतलब आगे का तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। बाहर से जहाँ से हमने एंट्री करी वहाँ पे थोड़ी सी रोशनी है जिसकी वजह से हमको कुछ दिख पा रहा है आसपास का। तो मैंने कहा नहीं आशु, ये अच्छा संकेत नहीं है, हमको वापस चलना चाहिए। अंदर कुछ भी हो सकता है ऑब्वियसली, अगर वहाँ पे सिर्फ केवर्स कहीं जाना अलाउड है और प्रॉपर गाइडेंस में जाना है तो कुछ ना कुछ बात होगी। तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, एक्सपीरियंस करना चाहता था। एक्सपीरियंस मैंने कर लिया, मैं अंदर घुस गया और अंधेरे में एक पॉइंट तक गया जहाँ तक मेरे को दिख रहा था। उसके बाद रास्ता काफ़ी पतला था और काफ़ी अंधेरा था, वहाँ पे लाइट्स वगैरह के नहीं जा सकते थे, और लाइट्स भी जला के अगर हम जा रहे हैं तो हम किस जगह पे जा रहे हैं हमको पता ही नहीं, उस केव का नाम तक नहीं पता मेरे को। तो मैंने कहा अच्छा चल ठीक है, एक्सपीरियंस हो गया, अब हम बाहर चलते हैं। तो मैं बाहर आ गया। बट यूजली फॉर द ऑडियंस आई वुड से कि नहीं यार, ऑब्वियसली ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, अच्छी बात नहीं है ये। एंड क्यों नहीं करनी चाहिए, वो आप जो मैंने फिल्म बताई मंजूमल बॉयज़ वो देखो एंड यू गेट एन आइडिया कि क्यों नहीं करनी चाहिए. सो ही हैज़ नॉट वॉच्ड इट फॉर श्योर, दैट्स वाई ही डिड दिस थिंग. हाँ मैं अंदर इसलिए नहीं गया यार, मैं वापस आ गया था. और देखो, डू यू रिमेंबर हम बात कर रहे थे बीइंग एडवेंचरस, मतलब लोग कहते हैं कि हम एडवेंचर के लिए करते हैं. अगले टॉपिक पे आते हैं. नहीं, लेट दिस इज इम्पॉर्टेंट. व्हेन पीपल से कि मेरे को सुनाने वाला है, चल ठीक है. हमें एडवेंचर, देखो सुनाने नहीं वाला ब्रो, बट सिंपल सी चीज़ है, एडवेंचर करने में और समझदारी से एडवेंचर करने में बहुत फ़र्क है, राइट? अगर आप बात सच में अच्छी है. और क्या है बात वो भी बता दो. एडवेंचर करने में और समझदारी से एडवेंचर करने में डिफरेंस बस यही है. एडवेंचर उतनी लिमिट में करना चाहिए जितना मतलब खुद को लगे और कि हाँ सामने वाले को भी मतलब पता है कि हाँ इसको करने से मतलब मेरी लाइफ को ख़तरा नहीं है ना. क्योंकि मैं ऐसे केव में घुस गया था जहाँ पे मेरे को सच में नहीं पता उस केव का नाम क्या है, उस केव के अंदर क्या होगा, तो कुछ हादसा हो सकता था, इसीलिए मैं बाहर आ गया था, मैं अंदर नहीं गया था. बिकॉज नॉट एवरीबडी विल बी लकी, राइट? और हैव दैट कॉमन सेंस कि हाँ यहाँ पे रुक जाना है और यहाँ से वापस आ जाना है. सो वाली चीज़. अच्छा, यहाँ पे लद्दाख की बाइक की बात नहीं करी तूने. हाँ, लेट्स नॉट ब्रिंग दैट टॉपिक अप. कमिंग बैक टू मेघालय, देर इज दिस फेमस टेम्पल which is called
कामाख्या देवी टेम्पल. बट इट्स नॉट इन मेघालय ब्रो. हाँ मतलब इट्स इन नॉर्थ ईस्ट ओनली. हाँ नॉर्थ ईस्ट में. यस असम में. सो इट्स इन गुवाहाटी असम. राइट. ठीक है तो उसका एक्सपीरियंस बताना. काफ़ी यार अनप्लान्ड एक्सपीरियंस था मेरा, है ना. एंड उस दिन क्या था वो भी बताना. एंड हाउ थिंग्स हैव पैन आउट. काफ़ी मतलब भगवान ने यार काफ़ी चीज़ें हमारे लिए प्लान करी है, मैं ये कहूँगा. और काफ़ी ब्लेस्ड है हम इस चीज़ को लेके ना, कि जो भी होता है मतलब ऑब्वियसली हम एक्शन कर रहे हैं कुछ चीज़ों को लेके, तभी वो पॉसिबल है. बट हाँ ऊपर से कुछ पॉजिटिव एनर्जी है जो हमारा साथ देती है, ऐसा मेरे को फील होता है हमेशा. और मेरे साथ मतलब कई बार मतलब पर्सनली हुआ है यार. केदारनाथ जाने का प्लान नहीं था मेरा कभी, मतलब खुद से मैंने प्लान नहीं करा था कि यहाँ मैं जाने वाला हूँ. एक बैच बना जो कि मतलब ऑपरेट नहीं हो पा रहा था ड्यू टू नेचुरल रीजंस, बट ऑपरेट हुआ वो, और तूने मेरे को उसमें धक्का दे दिया, ये जाएगा कैप्टन बन के. मैं आज तक केदारनाथ नहीं गया हूँ और मेरे को इस बंदे ने भेज दिया, गाइस ये आपका कैप्टन है, ये जाएगा आपके साथ. मैं क्या करता उस टाइम पे यार. ऐसी सिचुएशंस में मैं ऑटोमेटिकली आगे क्यों आ जाता. आगे इसलिए जाता, मोहित पीछे हट जाता है. तो केदारनाथ का एक्सपीरियंस मेरा ऐसा रहा, मैंने सच में प्लान नहीं करा था यार कि मैं केदारनाथ जाने वाला हूँ. मेरे को लगा था हम वापस घर आने वाले हैं, और तो मेरे को केदारनाथ भेज दिया. बट ऑब्वियसली एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा. और इसके बाद फिर बैजनाथ मंदिर है जो कि हिमाचल में है, मैं वहाँ पे गया था एक ट्रिप में. तो मेरा कोई प्लान नहीं था बैजनाथ टेम्पल जाने का, बट हाँ शिव जी ने मेरे को बोला आ जा बेटा. पार्वती ने भी बोला था शायद. हाँ? पार्वती माँ ने भी बोला था, है ना. शिव जी मैं इसलिए मेंशन शिव जी पार्वती माँ ने भी बोला था आपको जाने. सब ने बोला था, सारे भगवानों ने बोला था मेरे को आ जाओ बेटा. ऐसे ही कामाख्या देवी टेम्पल में भी हुआ. मेरे को कामाख्या के बारे में पता ही नहीं था यार, अगर मैं सच बताऊँ तो जब मैं पहले दिन गुवाहाटी पहुँचता हूँ लेट नाइट, तो वहाँ पे डिस्टेंस काफ़ी कम था, मैं बाय वॉक भी जा सकता था, बट काफ़ी रात हो गई थी. तो हमने एयरपोर्ट के बाहर से एक टैक्सी ली, और होम से जब जा रहे थे तो उन्होंने पूछा किस काम से आए हो. हमने बोला हम थोड़ा, हमारी ट्रैवल कंपनी है, हम घूमने आ रखे हैं. तो उसने पूछा कहाँ जा रहे हो, हमने बोला मेघालय जाने वाले हैं. तो उसने बोला अगर आपको टाइम मिले तो कामाख्या टेम्पल में जाना. तो उसने पूछा ये क्या है, मतलब ऑब्वियसली यार हम ट्रैवल कंपनी का काम कर रहे हैं, हमको पता होना चाहिए ये सब. बट मेरे को इस मंदिर के बारे में नहीं पता था कि असम में एक ऐसा मंदिर भी हो और इतना फेमस है वो मंदिर, मेरे को सच में नहीं पता था. तो उसने मेरे को बताया कि असम का सबसे फेमस टेम्पल है. तो उस टाइम पे इतनी बात हुई क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी कम था, 1 किलोमीटर जाना था हमको. तो मैं बोला हाँ ठीक है चला जाऊँगा. उस टाइम तक भी मेरे को मतलब इतना वो नहीं था कि हाँ जाना है. बट विद द टाइम जब धन भाई हमारे साथ आए ट्रिप पे, तो धन भाई से जब हमारी बातें हुई, तो जब धन भाई ने बताया कि ऐसा टेम्पल है ये, तो तब तक मैंने गूगल पे भी चेक करा था कि कामाख्या देवी. फिर जब मैंने सर्च करा, मैंने देखा अच्छा ये मंदिर है, ये फेमस है कामाख्या. जब मेरे को याद आया हाँ लोग इसके बारे में बातें करते हैं, इतना फेमस है. और ऐसी जगह पे मतलब कहा भी जाता है कि सिर्फ वहीं जा पाता है जिसका बुलावा आता है ना. तो मैंने सुना भी है, मतलब धन भाई ने भी बताया कि यहाँ पे लोग मतलब जो सेम सिटी में रहते हैं वो प्लान कर रहे होते हैं कि हम जाएंगे, बट वो नहीं आ पाते हैं. दूर वालों की बात छोड़ी दो, ऑब्वियसली प्लान करके आते हैं और पॉसिबल नहीं हो पाता. तो कुछ जगह पे वो जगह खुद बुलाती है आपको कि आ जाओ आपका टाइम आ गया है घूमने का. तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ. और वो दिन काफ़ी स्पेशल था यार. 3 सितंबर ऑपरेशंस को हमारे 3 साल कंप्लीट हुए थे. और ये मेरे को पता चला तेरे से, क्योंकि मैं तो नॉर्मली घूमने नहीं गया था, काम से गया था और मेरा सारा फोकस काम पे था. तो अगले दिन 3 सितंबर था और मैंने प्लान करा था कि हाँ कामाख्या देवी जाने वाला हूँ. फिर तूने याद दिलाया कल तो 3 साल होने. मैंने बोला ओह शिट. मैं बोला मतलब इतना सब कुछ कैसे कनेक्ट हो सकता है. और 3 सितंबर को क्या पड़ा है, मंगलवार, जो ट्यूसडे जो जिस दिन हम पूजा करते हैं हनुमान जी की. तो मैंने कहा क्या है भाई, मतलब इतना भी अच्छा कोई कैसे कर सकता है किसी के लिए. 3 सितंबर हमारे ऑपरेशंस को 3 साल हो गए हैं, मंगलवार का दिन है, मैंने प्लान नहीं करा है कामाख्या देवी जाने का, मैं कामाख्या देवी जाने वाला हूँ. तो सारी चीज़ें मतलब जो सारी ब्लेसिंग्स थी ना एक साथ आ रही थी. तो काफ़ी मतलब अंदर से यार ओवरवेलमिंग फील हो रहा था मेरे को. बहुत खुश था मैं अंदर से और इमोशनल भी था. तो जब मैं मंदिर के दर्शन करके आया तो ऑब्वियसली मैं मिस कर रहा था तुम लोगों को. जब मैं बाहर आया तो खुश था, पर खुश होने के साथ साथ मैं इमोशनल हो गया था. तब जैसे ही मैं तुम दोनों को वीडियो कॉल पे देखा भाई, मैं रोना नहीं चाह रहा था, पर लोग यहाँ पे घूम रहे हैं यार, आंखों से आंसू आ गए मेरे. इसको पता नहीं चला था आंसू को, ये वीडियो और फोटो बनाने निकल गया था. तो मैंने कहा भाई याद आ रही है, आ जाओ.
तो काफ़ी इमोशनल था यार। ऑब्वियसली 3 साल हो गए थे, तो जर्नी हम तीनों ने साथ में देखी है, कैसा कैसा रहा है स्टार्टिंग से लेकर अभी तक की हमारी जो जर्नी रही है। काफ़ी काफ़ी कुछ देख लिया यार हमने इस जर्नी में मतलब क्या नहीं देखा। चैलेंजेस देखे हैं, लोगों का प्यार देखा है, रिश्ते बनाए हैं यार हमने इस ट्रिप में, मतलब काफ़ी लोगों के साथ। और उन लोगों के साथ ऐसा कनेक्शन है जो मतलब दोस्तों का नहीं होता यार, और वो लोग हमारे लिए मतलब बहुत कुछ करते हैं। अब उन लोगों का प्यार है हमारे साथ, तो काफ़ी कुछ सीखा है। ट्रैवलिंग ने काफ़ी कुछ दिया है, इलाही ने काफ़ी कुछ दिया है। तो थैंक्स टू गॉड, आवर फैमिलीज एंड आवर टीम अगेन। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। तो कामाख्या का मेरा कोई प्लान नहीं था, जैसा मैंने बताया। तो मैं कामाख्या मंदिर पहुंचता हूँ, और कामाख्या मंदिर का वहाँ पे दो तरह के दर्शन है। एक तो जनरल दर्शन है, जो कि नॉर्मली जाओ आप दर्शन करके आओ। एक है वीआईपी दर्शन। तो उस दिन हमको दिल्ली के लिए निकलना था, हमारी रात की फ़्लाइट थी। तो और हम गुवाहाटी जब पहुँचे तो अगले दिन हम लेट उठे। हमारा प्लान तो ये था कि मॉर्निंग में जल्दी टेंपल चले जाएंगे, पर सुबह सुबह काफ़ी तेज़ बारिश होने लगी वहाँ पे। तो वहाँ की टाइमिंग है सुबह 5-6 बजे से लेकर 11 बजे तक, फिर उसके बाद मंदिर बंद हो जाता है आफ्टरनून में, और 1 बजे खुलता है। तो 11 बजे तक तो फिर हम रेडी हुए थे, तो मैंने कहा चल आराम से निकलते हैं, 1 बजे पहुँचते हैं मंदिर। तो वीआईपी टिकट्स तो ऑनलाइन होती है, वो सोल्ड आउट थी। तो मैंने कहा चल ठीक है, मंदिर में चल के देखते हैं कुछ पॉसिबल हो पाया तो हम मंदिर पहुँचे। हमने पंडित जी से बात करी, उनसे रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ हमको, हमारी फ़्लाइट है तो हम जनरल दर्शन तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो लोग वहाँ पे मॉर्निंग में 5-6 बजे पहुँचे हुए थे वो अभी तक लाइन में थे। तो इतनी भीड़ वहाँ पे होती है, काफ़ी लोग वहाँ पे जाते हैं। तो हमारा वीआईपी दर्शन मतलब पॉसिबल हुआ। पंडित जी ने हमको वीआईपी दर्शन की टिकट्स वगैरह करवाई। उसके पीछे काफ़ी सारे झोल भी है, इसका तू आशु से पूछियो, हाँ जब तू उससे मिलेगा, यहीं बैठा हुआ है ना, उससे पूछिए मतलब उसका क्या एक्सपीरियंस रहा मंदिर में। उसका मेरे से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि काफ़ी सारे पंडित ने उसको प्यार दिया है अपना। पर व्हाट्स द स्टोरी ऑफ कामाख्या? कामाख्या का अगर मैं प्रॉपर स्टोरी बताऊं तो सिग्निफिकेंस वो सती माता से रिलेटेड है। सती माँ को अगर तू जानता हो, वो है ना, उसके पीछे की स्टोरी है। सती माता के फादर ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा था, जिसमें सारे देवी देवता उसको उन्होंने इनवाइट करा था, और शिव जी को नहीं करा था। और सती माँ जो है शिव जी से काफ़ी प्यार करती थी, तो वो मतलब काफ़ी हर्ट हो गई इस चीज़ से, और जो वहाँ पे हवन कुंड था उसमें जाके उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। तो शिव जी को काफ़ी गुस्सा आया, और वो उस जगह पे पहुँच जाते हैं, और सती माता को मतलब जलती हुई सती माता को अपने हाथ में उठा लेते हैं और चल देते हैं। उस टाइम पे वो मतलब काफ़ी क्रोध में आ जाते हैं। तो सारी जो मतलब पृथ्वी है या फिर मतलब ब्रह्मांड है, काफ़ी मतलब काँपने लगता है, ऐसा मतलब सुना है मैंने। तो उस टाइम पे फिर विष्णु जी और बाकी जो गॉड्स वगैरह हैं, ब्रह्मा जी, वो सब आके उनको शांत करते हैं, और सती माँ को विष्णु जी वहाँ पे अपने चक्र से हिस्सों में बांट देते हैं, और उनको मतलब उनको शांत करने के लिए क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं भाई, आत्मा की शांति देने के लिए, मैं आत्मा की शांति बोल देता हूँ। तो आत्मा की शांति देने के लिए तो उन्होंने मतलब उनको अपनी चक्र से अलग अलग पार्ट्स में उनको डिवाइड कर देते हैं। और तो जो शक्ति माँ हैं, उनके जो पार्ट्स डिवाइड होकर जो पूरे ऑल ओवर जो वर्ल्ड में गिरते हैं, उसको शक्ति पीठ कहा जाता है। तो जितने भी पार्ट्स उनके गिरे हैं, 51 पार्ट्स हैं आई थिंक, जो कि गिरे हैं, और जितनी जगह वो गिरे हैं उतनी जगह पे उनके टेंपल हैं सती माता के, तो उनको शक्ति पीठ कहा जाता है। तो कामाख्या देवी मंदिर भी जो है वन ऑफ दी शक्ति पीठ है, और इस जगह पे शक्ति माँ का वॉम्ब गिरा था। तो सती माँ का सती माँ का, उनको शक्ति भी कहा जाता है देवियों में, तो इसलिए शक्ति कह रहा हूँ। तो सती माँ का यहाँ पे वॉम्ब गिरा था, जिस वजह से इसको वॉम्ब टेम्पल भी कहा जाता है। और ये मेनली मतलब फीमेल्स के लिए फेमस है। यहाँ पे एक फेस्टिवल है, उस फेस्टिवल का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो पूरे साल में इस फेस्टिवल को मनाया जाता है, और इस फेस्टिवल में 3 दिन के लिए इस मंदिर को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक नेचुरल सोर्स है। जब वहाँ पे मंदिर में गए थे, तो जो मंदिर में वो है गुफा है एक, जिसके अंदर नेचुरल सोर्स है पानी का, वहाँ पे पानी आता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जिस 3 दिन में वो मंदिर बंद होता है, उस दिन वो पानी लाल हो जाता है। बेसिकली ये फीमेल्स का जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड है उससे रिलेटेड है।
तो उन 3 दिन के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है और अंदर जाना किसी को अलाउड नहीं होता है। तो वो काफ़ी बड़ा फेस्टिवल है आसामीज़ के लिए, इसको काफ़ी वो सेलिब्रेट करते हैं। बट उस मंदिर में जाना सबके लिए मना हो जाता है, अंदर जाना वहाँ किसी के लिए अलाउड नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है वो मेंस्ट्रुएशन पीरियड है माता का, और उस टाइम पे मिलना मना होता है। और जो पानी है वहाँ का अंदर का, उसको ऐसा माना जाता है कि वो लाल हो जाता है, ब्लड आ जाता है उसमें। तो द वॉर्म टेम्पल या फिर ब्लड टेम्पल करके भी फेमस है ये, द ब्लड टेम्पल। द मतलब मैं नहीं जानता तो मैं नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। द वॉर्म टेम्पल का तो उसको कहा जाता द है, वॉर्म टेम्पल। बट जो आप बता रहे हो, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ मतलब कि अभी मैं भी मतलब जानना चाहूँगा इस मंदिर के बारे में, और भी हाँ। मतलब खुद भी मैं जानना चाहता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग था यार ये जाना। मेरे लिए तो मतलब अचानक से बन गया था, अनप्लान्ड था, तो मैं जाके बस विजिट करा, इतना जान नहीं पाया, वहाँ पे पंडितों से भी इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ। तो एंड ऑब्वियसली आई थिंक इट इज़ रिलेटेड टू सम तांत्रिक प्रैक्टिसेस आल्सो। एग्जैक्टली वहाँ पे तांत्रिक प्रैक्टिस भी करी जाती है, जिसको तंत्र साधना में इंटरेस्ट है वो लोग वहाँ पे जाते हैं, और वहाँ पे बकरों की बलि भी चढ़ाई जाती है। स्टिल मतलब लेजिट बकरों की बलि? अभी तक चढ़ाई जाती है वहाँ पे। Wow. मतलब काफ़ी सारे वहाँ पे बकरे आपको दिखेंगे। तो वो मॉर्निंग में होता है, हम तो मतलब आफ्टरनून में गए थे, तो हमको बलि तो देखने को डेली नहीं मिली। बलि चढ़ाई जाती है? आई थिंक, हाँ मैं खुद नहीं Daily? देख पाया, तो आई डोंट नो डेली चढ़ाई जाती है, स्पेसिफिक दिन होते हैं उसके कुछ, बट आई थिंक डेली चढ़ाई जाती है। वहाँ पे जो भी मतलब प्रैक्टिस वगैरह करते हैं लोग, वो रियल में मतलब बलि चढ़ती है अभी भी वहाँ पे। काफ़ी बकरे थे वहाँ पे। वाओ भाई, ये सारी स्टोरीज, आई एम ग्लैड दैट वी डिड नॉट डिस्कस मेघालय द डे यू केम बैक, बिकॉज अदरवाइज ये पूरा जो मैं खुद भी मतलब इसलिए मैं चाहता था कि हाँ मैं आऊँगा, तो अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो वाई नॉट पॉडकास्ट कर लेते हैं। एंड कुछ ना हाँ, कुछ तो है। मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि द आइडिया ऑफ द पॉडकास्ट, द आइडिया ऑफ दिस एपिसोड was Niranjan's only, and we were having a conversation, we were having a मतलब video हम call. डेली कॉल करते थे जब हम ट्रिप पे होते थे, हम जानते थे कि आज का दिन कैसा गया। तो जब मैं एक्सपीरियंस कर रहा था ना डे बाय डे, तो मोहित पूछता था आज का कैसा रहा, मैं बोलता था मैं आके बताऊँगा। तो बट आई एम ग्लैड टू दैट। जब लास्ट दिन था तो मैंने कहा चल पॉडकास्ट पे बैठते हैं और सारी स्टोरी डिस्कस करते हैं। तो आई डोंट नो मतलब कैसा रहा एक्सपीरियंस, कितना मैं आप लोगों को बता पाया, बट हाँ ये मैंने खुद से एक्सपीरियंस करा था। मैंने इस चीज़ के ऊपर कुछ स्टडी नहीं करी, तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँगा, बट हाँ जितना मैं खुद से जान पाया, जितना मैंने खुद से जाना, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा है। नहीं, that's totally fine, yeah, because I think personal experience is something which is more interesting, क्योंकि facts and everything people can find online also. Exactly. But coming from a personal sharing point of view, the stories that you have shared like a friend, like a brother यहाँ पे अभी, तो 2-3 बार तो मेरे को ही गूज़बम्स आए भाई, मतलब क्या मैंने एक्सपीरियंस कर लिया है और क्या मैं जान के आया हूँ। दिस इज ब्लोन अवे। पर्सनल लाइफ के बारे में जाना, खुद के बारे में जाना, एंड नौका लिखाई भाई शिट। एंड यू कैन नॉट, आप एक जगह के बारे में ज़्यादा एक विजिट से नहीं जान सकते। नहीं बिल्कुल, आप बार बार उस जगह जाओ, अलग अलग सीजन्स में जाओ, तब आपको ज़्यादा उस बार चीज़ों के बारे में समझ में आएगा। जो मेघालय है, लोग वहाँ पे विज़िट करते हैं अक्टूबर से जन फेब तक। उसका रीज़न ये है क्योंकि उस टाइम पे बारिश वगैरह बहुत कम होती है, जिस वजह से वो लोग वहाँ पे घूम फिर पाते हैं अच्छे से। अब जो हमारा रीज़न था, हम वहाँ पे गए हैं, हम जगह नहीं घूम पाए क्योंकि उस टाइम पे बारिश हो रही है और फॉग काफ़ी ज़्यादा है। तो मानसून्स में वहाँ पे लोग घूमना पसंद नहीं करते हैं, बट जो अगर मेन टाइम भी तो मानेगा फिर मानसून्स हैं, क्योंकि मेघालय किस लिए फेमस है, वाटरफॉल्स के लिए, लेक्स के लिए, जो कि मानसून्स के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। अगर आप जा रहे हो विंटर्स में जा रहे हो, ऑब्वियसली आप वाटरफॉल देख पाओगे, बट जो मानसून के टाइम पे जो वो एक्टिव रहती है, इतना पीक उनका टाइम रहता है, जो उनका फ्लो रहता है, वो आप उस टाइम पे मतलब इतना एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। वाओ। तो हर टाइम का, हर जगह का अलग अलग टाइम होता है, अलग अलग तरह से एक्सपीरियंस करते हो आप। तो मानसून्स का अलग एक्सपीरियंस है, ऑब्वियसली आप अक्टूबर से करने वाले तो वो तो अलग ही एक्सपीरियंस रहने वाला है गाइस। आओ खुद से जो मैं स्टोरीज़ बता रहा हूँ, खुद से जानो, अपना पर्सपेक्टिव लाओ इस चीज़ में और एक्सपीरियंस शेयर करो दूसरों के साथ। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि ये सारी स्टोरीज नहीं है, अभी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, क्योंकि कुछ जगह मिस हो गई थी, तो वी हैव अ लॉट ऑफ स्टोरीज टू शेयर। सो इट विल बी ग्रेट इफ यू गाइज कैन टैग अलोंग ऑन द ट्रिप एंड एक्सपीरियंस। आज यार मैं खुद भी घूमना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस ट्रिप पे घूमने नहीं गया था, मैं काम से गया था। तो मैं आप लोगों के साथ घूमने जाना चाहता हूँ और स्टोरीज जानना चाहता हूँ। बाय द वे, निरंजन का काम ही घूमना है।
तो मैं आपको बस इन्फॉर्म करना ये चाहता हूँ। बहुत गंदा सीक्रेट बता दिया तूने लोगों को। जी हाँ गाइस, ऑब्वियसली यार मैं ब्लेस्ड मानता हूँ अपने आप को, क्योंकि जितने भी लोग यार मतलब ट्रैवल करते हैं, है ना, जो लोग मतलब रेगुलर ट्रैवलर नहीं है, उन लोगों का सपना होता है कि हम ट्रैवल करें, और मेरा काम ही है ट्रैवल करना, तो मैं अपने आप को ब्लेस्ड मानता हूँ कि हाँ मेरा जब मन करता है कहीं भी निकल जाता हूँ, काम के सिलसिले से चाहे खुद घूमने के सिलसिले से, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। मैं ब्लेस्ड हूँ इस चीज़ को लेके, तो थैंक यू भगवान। Thank you, Niranjan, for coming on the show. And any parting words for this episode to the audience? या मैं सुन नहीं पाया, सॉरी। If you have any parting words for the audience for this episode, then this is the right time. गाइस मेघालय हमारा स्टार्ट होने वाला है अक्टूबर से, तो प्लीज़ मैं घूमना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि इस बार मैं काम से गया था। ऑब्वियसली मेरा काम घूमना है, बट मैं सिर्फ घूमने जाना चाहता हूँ, सिर्फ घूमने। तो आ जाओ, मेघालय के बैचेस हमारे अक्टूबर से स्टार्ट होने वाले हैं, प्लीज़ आ जाओ। पहले बैच में मैं कमिट करता हूँ कि मैं आने वाला हूँ, अपने साथ अंशु मोहित दोनों को लाऊंगा, हम तीनों रहने वाले हैं। डेट्स बहुत ही जल्दी मैं रिवील करता हूँ हमारी स्टोरीज़ पे, आप लोग आ जाओ, तब तक मज़ा आने वाला है। तब तक make sure you subscribe to the channel and follow us on our social media platforms to stay connected on our upcoming trip and the episodes. Niranjan bhai, thank you so much. मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था इतनी जल्दी मैं वापस आऊँगा, बट मेघालय, थैंक यू मेघालय, आपने इतने सारे एक्सपीरियंस दिए मेरे को ताकि मैं आ पाया। बाकी गाइस आप लोग आओ, आप लोगों के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा मेरे को डेफिनेटली। मैं खुद से इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं एक्सपीरियंस मतलब सोच पा रहा हूँ कि जब आप लोग आओगे तो कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है। तो चले भाई मेघालय अक्टूबर। चलो भाई, let's go. आ जाओ गाइस, मोहित भी रेडी है। Thank you bro.